পার্সেন্টেজে দেখাবে। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड रे, थोड़ा कंफर्म करो सर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हाँ सर। ओके सर, ओके ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, इक्विटी डेरिवेटिव थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है चलो। तो सर आप लोग थोड़ा सा अभी स्टार्ट करने से पहले एसटीटी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि एसटीटी का करेंटली क्या हिसाब किताब चल रहा है। नॉर्मली आप अपना ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साइट में भी ना आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, आप स्टॉक्स हो, जो भी यूज करते हो आप। ये देखो सर, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ऑप्शंस। उसमें फ्यूचर में बता रहा है 0.0125 ऑन ऑल द सेल साइड, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बता रहा है 0.125 of the intrinsic value on options that are bought or and exercised, and 0.0625 on sell side on premium। ठीक है, ये प्रीमियम के ऊपर है। और अगर ये दोनों जो था ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का रेट बता रहा है। और इक्विटी मैंने स्पॉट मार्केट का अगर हिसाब देखा जाए, तो स्पॉट मार्केट में इक्विटी डिलीवरी, डिलीवरी मैंने आज बाई करके कभी बाद में कभी सेल करना, लेकिन आज नहीं करना, तो 0.1% इसी का बात हम लोग कर रहे थे। और इक्विटी इंट्राडे का रेट बता रहा है साहब 0.025 ऑन दी सेल साइड। ये कुछ हिसाब किताब आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के हिसाब से दिया हुआ है। স্যার ইন্টারডে বেড়ে গেছে তাহলে কোশ্চেনটা কি ছিল দাদা? কোশ্চেনটা কোশ্চেন কি কিসের ছিল? উপরে? কোশ্চেন মনে হচ্ছে ফিউচার এন্ড অপশনস এ ছিল, আই থিংক। ফিউচার এন্ড অপশনস এ যদি ফিউচার হতো তাহলে এটা দিতে হতো আনসার, যদি অপশনস হতো তাহলে এই দুটোর মধ্যে কি দিয়েছে সেটার উপরে। 0.1% ছিল, এখানে তিনটা অপশন নিয়েছিল 0.5, 0.0125 আর 0.0625 আর অল অফ দ্য আদার ফিউচার অপশন। ফিউচার এন্ড অপশনস এরই কোশ্চেন দেওয়ার চান্সটা বেশি, ঠিক আছে, কারণ ডেরিভেটিভের ক্লাস এক্সাম ছিল না, তো চান্সেস ভেরি হাই কি ওটা ফিউচার এন্ড অপশনস এ ছিল। আমি তো দেখিনি, সম্পদই বলতে পারবে। अच्छा ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, बाकी तुम लोग संपद ने क्या क्या किया नहीं किया तुम लोग पर्सनल लेवल में डिस्कस कर लेना, या फिर ग्रुप में डिस्कस करते रहना। ठीक है, ओके सर, ठीक है। मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करो। मार्केट का हालत क्या खबर है सर? निफ्टी का क्या सिचुएशन है, आप लोग खबर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? হয়তো কিছুদিন তো সামনে একটা আপ ট্রেন্ডই আছে, মানে মাঝখানে যেমন সাইডওয়েজ। हाँ पीयूष, কি হয়েছে? সাইডওয়েজ না মার্কেট বাড়ছে? না না, মার্কেট একটু আবার বেড়েছে, মানে মাঝখানে একটু থমকে গেছিল না, একটু আস্তে থমকে আস্তে গেছিল, আবার আবার মুভ নিয়েছে। 800 सर নিচে গেছে। अगस्त मंथ का इतिहास है सर, मार्केट अच्छा जाता है। अगस्त अगस्त का हिस्ट्री है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगस्त में मार्केट ऑलवेज, अब ये जो अगला टाइम आ रहा है ना सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ये फेस्टिव टाइम है इंडिया में। और अगस्त से ये फेस्टिव का वो मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन लेवल वो स्टार्ट होता है। तो चांसेस इज वेरी हाई, अगर बाकी सब चीज पॉजिटिव रहा, मतलब इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स, तो 20,000 छू देगा सर, क्रॉस कर लेगा। चांस है, मैं ये कह रहा हूँ, चांस है। बाकी मार्केट ऑब्जर्व करने से आप लोग धीरे धीरे और पता करोगे। मैं बहुत दिन टेक्निकल नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है ना एनआईएस के अंदर इक्विटी डेरिवेटिव का, इसलिए मैं मार्केट रिलेटेड बात काफी दिन तक किया नहीं। करूंगा सर, डोंट वरी, थोड़ा सा रुक जाओ कुछ दिन।
ओके, स्क्रीन शेयर है सर, एक बार बोलो ना। हाँ सर। ओके, मार्केट एक बार देख लेते हैं सर। निफ्टी 50 अच्छा, कुछ दिन तक तो प्रॉपरली वॉच नहीं कर पा रहा हूँ। 19,745, चलो अच्छा है। यहाँ पर एक हैमर बना था, हैमर बन के थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव साइड में लेके गया, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो साइडवेज के अंदर ही चल रहा है, बट आज थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। ठीक है, देखना ही है कि 20,000 जाता है कि नहीं है। ठीक है, अगस्त का हिस्ट्री है, इसीलिए मैं बोला आपको कि अगस्त का हिस्ट्री है, थोड़ा मतलब वॉचफुल रहना, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस का आई थिंक जो 3 मेन एजम्पशन है उसमें से एक बहुत फेमस एजम्पशन है सर, कि टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज ये बात करता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, और ये चीज आप लोग भी फॉलो कर पाओगे। ठीक है, जितना एक्सपीरियंस करोगे आप देखोगे कि मार्केट आपको इस तरह का सिचुएशंस में बार बार डाल देते हैं। पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक सिमिलर फीलिंग्स आता है मार्केट में। ये सब फीलिंग को ना एकदम दिमाग में, दिलों में रखना। ठीक है, चलो अभी टेक्निकल क्लास तो है नहीं, मैं जब टेक्निकल स्टार्ट करूंगा वापस तब बात करूंगा। आज तो सर वापस डेरिवेटिव में ही आना है, क्योंकि कुछ बातें बाकी हैं। वही डेरिवेटिव का कौन सा पार्ट, डेरिवेटिव का थ्योरेटिकल पार्ट। तो जैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को ये वाला जो एरिया है ना सर, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम, ये कुछ क्लासेस में लास्ट 2 हफ्ते से चल रहा है। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, ऑलमोस्ट ये भी मैं बता दिया, ये जो मार्क टू मार्केट एंड स्पैन वगैरह, ठीक है, एक्सपोजर का एक हल्का आइडिया आप लोग यहाँ से ले लिए। और डिटेल्स में मैं जब फ्यूचर का क्लास कराया था या फिर जब करवाऊंगा तब वापस मैं मार्जिन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लूंगा एक बार। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो पर्टिकुलर मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट एंड अंडरस्पैन, ये सब आप लोग प्रैक्टिकली भी देखा कि क्या हालत होता है ना, कि किस तरह से पीएल कैलकुलेशंस होते हैं। अच्छा, लास्ट दिन मुझे याद आया सर कि मैंने आप लोगों को एक डिस्कशन कर रहा था ऑप्शंस का, फ्यूचर का मैं बताया बहुत बार। ऑप्शंस जब ऑप्शंस बाई करते हैं या ऑप्शंस सेल करते हैं, तो उसमें पीएल का या फिर पहले बात की मार्क टू मार्केट करते हैं कि नहीं करते ऑप्शंस में। फ्यूचर में जैसे मार्क टू मार्केट होता है सर, क्या ऑप्शंस में भी मार्क टू मार्केट होता है? হ্যাঁ দাদা হয় नहीं होता है विश्व, হয় না? वही तो लास्ट PST হয়। আমি জানতাম যে ফিউচার ও অপশন দুটোতেই হয়। नहीं सर, वही चीज लास्ट दिन তুই লাস্ট ক্লাস করিস নি না? না আমি হসপিটালে গেছিলাম। বুঝতে পেরেছি, করলে তুই এই কথাটা বলতিস না। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रीमियमটা सेटलमेंट में। हाँ, बेसिकली इसमें एक्चुअली 2 चीज है। मार्क टू मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर में इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर बोथ साइड से मार्जिन लिया जाता है। बायर भी मार्जिन जमा करता है, सेलर भी मार्जिन जमा करता है। बट जब आप ऑप्शन के केस में देखते हो, उसमें सेलर से मार्जिन लिया जाता है, बायर से मार्जिन नहीं लिया जाता, प्रीमियम पेमेंट देता है। और यहीं पर खेल है, क्योंकि 2 मार्जिन के बीच में मार्क टू मार्केट हिसाब मैच करेगा, लेकिन एक तरफ मार्जिन है, दूसरी तरफ प्रीमियम है, तो मार्जिन के साथ प्रीमियम कैसे एडजस्ट करेगा। और इसलिए आप देखना, जब ऑप्शन सेलर के तौर पे कोई मार्केट में आता है तो उसको ह्यूज अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है कंपेयर टू बाइंग। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कभी? मैं लास्ट दिन भी दिखा रहा था आप लोगों को कि जैसे ही वो सेल करने जा रहा है ऑप्शंस দাদা को। কোশ্চেন हाँ बोलो सर। বলছি কি যে অপশনের ক্ষেত্রে যে প্রিমিয়ামটা দিচ্ছে বায়ার সেটেলমেন্ট হয় নাকি ওরকমই থাকে? पॉइंट इज दैट इसको मार्क टू मार्केट के हिसाब से, जैसे डेबिट क्रेडिट हिसाब होता है ना सर,
वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग फ्यूचर के केस में देखा कि किस तरह से वो डे टू डे मार्क टू मार्केट को एडजस्ट करता है कि एक बायर को डेबिट कर देते हैं, मतलब जिसका प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट कर देना, और जिसका लॉस हुआ उसको क्रेडिट उसके अकाउंट से डेबिट कर देना। ये जो हिसाब किताब होता है ना, ये चीज आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। একবার আগের দিনের ক্লাসটা করিস, ঠিক আছে, যার মিস হয়েছে थोड़ा सा करना सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था कि फ्यूचर में मार्क टू मार्केट हिसाब किताब होता है, बट ऑप्शंस में क्यों नहीं होता। ठीक है, और ऑप्शंस का सेटलमेंट कॉम्पेरेटिवली इजी है। ऑप्शंस का जो হ্যালো, सेटलमेंट सिस्टम, हाँ बोल सुमित बोल। এই অপশনে তো বেসিক্যালি মানে তোমার কি হয় যে তোমার ওই সেলারের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামটা সেটেলমেন্ট হয়, আর বায়ারের ক্ষেত্রে সরি সেলারের ক্ষেত্রে তোমার ওই যে মার্জিন দিচ্ছে ওটা हाँ সেটেল, আর বায়ারের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামটা সেটেলমেন্ট চলে, কারণ বায়ারের ম্যাক্সিমাম লস প্রিমিয়ামটা হয়, তাই জন্য ওর यस প্রিমিয়াম সেটেলমেন্ট চলে। एग्जैक्टली, इसीलिए तो, क्योंकि एक मार्जिन है दूसरा प्रीमियम है। अब मार्जिन और प्रीमियम में किस तरह से एडजस्ट करेगा, दैट इज दैट। প্রিমিয়াম প্রচন্ড হাই থাকে। प्रीमियम हाई नहीं, मार्जिन ज्यादा रहता है। मतलब अगर पैसा वाइज देखो तो, मॉनेटरी अमाउंट वाइज देखो तो सेलर को ज्यादा मार्जिन जमा करना पड़ता है ड्यू टू रिस्क। তো আমাকে একটু ক্লিয়ার কিন্তু করে দেবে। ডে টু ডে ওই এটা ক্যালকুলেট হচ্ছে না, তাই তো? डे टू डे मार्क टू অপশনের मार्केट, ক্ষেত্রে हाँ बोल। ডেলি বেসিসে ক্যালকুলেট হয়, ডেলি नहीं, বেসিস। डेली मार्क टू कैलकुलेशन तो होगा सर, लेकिन डेली जो ये सुमित और विश्व दोनों लास्ट क्लास नहीं किया था, इसलिए दोनों चिल्ला रहे हैं सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? না আমি ছিলাম আসলে ফান্ডে ছিল তো একটু বেরিয়ে গেছিলাম। দেখেছিস, তুই এক কাজ কর, তুই কলকাতা থেকেই বেরিয়ে যা, তুই এখানে থাকিস না। আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রশ্নগুলো আসছে, এই প্রশ্নগুলো লাস্ট ক্লাসটা না করার জন্য আসছে। আচ্ছা, বাকিদের মনে আছে তো ঘটনাটা কি ছিল? একটু বল আমাকে, বাকিদের মনে আছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আছে তো মনে, ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হালকা রিপিট করছি, খুব বেশি ডিটেলস যাবো না, হালকা रिपीट করছি যাতে একটু বুঝতে सुविधा হয়। एक्चुअली इसमें दो कॉन्सेप्ट था। एक मतलब अगर मैं ऑप्शंस बायर के एंगल से बोलूं, ऑप्शंस बायर या ऑप्शन सेलर व्हाटएवर, ये जो डेली कैलकुलेशंस एडजस्टमेंट वगैरह का जो बात हो रहा है ना सर, इसमें अगर आप एक कॉल ऑप्शंस को भी देखते थे, उसमें भी लॉन्ग होता है शॉर्ट होता है। मैंने, आप जानते हो ना सर कि ऑप्शंस दो तरह का होता है। ऑप्शंस में एक लॉन्ग होता है, एक पुट होता है। मतलब ऑप्शंस पे कॉल हो गया, पुट हो गया, ठीक है, उसका बेसिक डिस्कशंस वापस करेंगे जिनका नहीं हुआ है। बट जो लोग जानते हो इतना जान लो कि इंस्ट्रूमेंट है, एक एसेट क्लास है। जैसे कॉल ऑप्शंस के अंदर, उसमें भी कोई लॉन्ग कर सकता है, कोई शॉर्ट कर सकता है। शॉर्ट माने शॉर्ट सेलिंग, एंड माने जिसको बेसिकली ऑप्शन सेलिंग बोला जाता है, और लॉन्ग माने ऑप्शंस बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट रहता है, एक आप अगर एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो क्या होगा, और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप एक्सपायरी से पहले क्लोज करते हो तो क्या होगा, क्लोज बिफोर एक्सपायरी। तो मैंने लास्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली होल्ड टू एक्सपायरी बताया था, नहीं सॉरी, क्लोज बिफोर एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था सर? क्लोज बिफोर बताया था कि होल्ड टू बताया था? बिफोर था। क्लोज बिफोर एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट दिन बताया था कि ऑप्शंस बायर का क्या होता है। उससे पहले मैंने फ्यूचर भी बता दिया था एक बार। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप चेक करो ना एक बार, इजी है, कुछ नहीं, कुछ है नहीं, बहुत इजी सेटलमेंट है। चलो दिखाता हूँ आपको। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुझे लीगल पार्ट भी स्टार्ट करना है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। जैसे कॉल एंड पुट ऑप्शंस लॉन्ग क्लोज बिफोर द एक्सपायरी, हुआ क्या था सर? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल था जो रियल लाइफ में होता है, वैसे ही एग्जाम्पल था। रिलायंस का कोई एग्जाम्पल लिया गया था, और मजा का बात है कि ये रिलायंस का 2021 का डेटा है। और इंटरेस्टिंगली, जिस तरह का स्ट्राइक प्राइस से रिलायंस का डेटा लिया गया, रिलायंस आज भी कुछ उसी तरह का हिसाब किताब दे रहा था, मतलब रिसेंटली। ये एक कोइंसिडेंस हुआ था सर, ये एक कोइंसिडेंस, आई थिंक पीयूष ने मुझे बताया था। हाँ पीयूष মনে আছে না? আমার মনে পড়লো তাই বললাম। হ্যাঁ স্যার, ইউনিটিস তোর স্ট্রাইক প্রাইসেস 77 টাকা হ্যাঁ, চলছিল, আর প্রিমিয়ামটাও অলমোস্ট সেম চলছে। 19,000 সামথিং। हाँ वेरी गुड सर, याद आ गया।
अच्छा देखो, बेसिकली सिचुएशंस क्या हुआ था, 2 मिनट थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा बहुत लोग। इफ द ट्रेडर डिसाइड टू क्लोज द पोजीशन बिफोर एक्सपायरी, माने आप लोगों को पता है कि क्यों मैं बार बार बोल देता हूँ कि आप लोगों को पता है, जो लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो काफी सारा डिटेल्स। जैसे जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास को देखते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है ना सर, यहाँ पर निफ्टी 50 का ऑप्शंस ले लो या जो भी लेना है ले लो, आपको एक्सपायरी पीरियड मिलता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने सर 3 अगस्त का एक्सपायरी दिख रहा है, इसके अलावा आपको और भी अलग अलग एक्सपायरी डेट मिलेगा। जैसे ये भी रिसेंट एक्सपायरी आ रहा है सर, है ना, अपकमिंग थर्सडे को है, ठीक है, 3 अगस्त को। आज 1 तारीख है, मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है। तो ये वीकली हिसाब से एक्सपायरी आपके सामने है। और अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिख रहा है 31 अगस्त का, 28 का सितंबर का, 26 अक्टूबर का, जिसे हम लोग नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ ऐसे हिसाब से जानते हैं। तो अलग अलग एक्सपायरी के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आपका हिसाब किताब होता है। इसका चर्चा मैं वापस बेसिक से करूंगा सर, ठीक है, डोंट वरी। जो लोग सोच रहे हो कि सर क्या एक्सपायरी, दिमाग में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं सर। सर कहना क्या चाहते हो सर? ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा रे बाबा। देखो, इफ द ट्रेडर डिसाइड टू क्लोज द पोजीशन बिफोर एक्सपायरी वी कैन जनरलाइज। अब एक्सपायरी से पहले अगर कोई ट्रेडर अपना पोजीशन क्लोज करना चाहता है तो पीएल का क्या होगा? यहाँ पर माना गया है कि लॉन्ग ऑप्शन ट्रेडर है। लॉन्ग ऑप्शन माने बेसिकली बायर है। लॉन्ग ऑप्शन ट्रेडर माने बायर माना गया सर, बायर। बोथ कॉल एंड पुट, चाहे पुट बाई करो चाहे कॉल बाई करो, दोनों ही एसेट क्लास है। ये दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट में, और दोनों एक अलग अलग लेवल में काम भी करते हैं, माइंड सेटअप के ऊपर, पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, जिसका बहुत जल्दी मैं बेसिक से भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मैं फिर से कॉल पुट पे तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पीएल का बात कर रहा हूँ सर। डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रीमियम इनटू लॉट साइज इनटू नंबर ऑफ लॉट्स। सर क्या हो रहा है आप देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ अ ट्रेडर बाई 2 लॉट्स ऑफ रिलायंस, रिलायंस का 2 लॉट बाई कर रहा है। क्या बाई कर रहा है सर? कॉल ऑप्शंस, ठीक है, सीई। कैसे बाई करते हैं सर? क्या कुछ तो है नहीं इसमें, जाना है अकाउंट में पैसा रहना चाहिए और रिलायंस का कॉल ऑप्शंस बाई करना है। जैसे ये 2080 है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ रिलायंस 2500 अगस्त कॉल ऑप्शंस, बाई पे जाओ। यहाँ पर देखो बायर को कितना जमा करना पड़ रहा है, बायर को कितना जमा करना पड़ रहा है सर? प्रीमियम है 68.9, 250 क्वांटिटी का, ये आज का हिसाब है 17,225। इसको मैं उल्टा करता हूँ, इसको मैं बाई एंगल से छोड़ के, मैंने लॉन्ग पोजीशन छोड़ के मैं इसको शॉर्ट पोजीशंस में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ सर, देखो कहाँ 17,000 और कहाँ 1,23,000। अगर आप यही चीज सेल करोगे तो आपको कितना जमा करना पड़ रहा है? देखो, अगर आप सेलर बनोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट जमा करना पड़ता है। सर इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है कि क्यों सेलर को ज्यादा जमा करना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को मैं जब से बेसिक पढ़ाया था, मतलब कॉल एंड पुट रिलेटेड मैटर में, दोनों केस में आप लोगों ने देखा था कि एक सेलर को क्या क्या फेस करना पड़ता है और एक बायर को क्या क्या फेस करना पड़ता है। वो मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर किसी को कंफ्यूजन है, जो लोग पहले किए थे उनको लग रहा है सर वापस, अनलिमिटेड अनलिमिटेड लॉस হয় বলে। यस सर, एक्चुअली सेलर के साइड से लॉस का चांसेस काफी हाई होता है, और यही वन ऑफ द रीजन है कि सेलर को ज्यादा मार्जिन जमा करके खेलना होता है। वो अलग बात कि अगर सेलर को प्रॉफिट होता है तो उसका जो भी एडजस्ट करके उसका बाकी मार्जिन उनको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो सभी डिपेंड करता है जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट होता है या जब वो क्लोज करता है उसके बाद। लेकिन इतना आपको दिख रहा है कि बाई के टाइम पे कम लग रहा है, सेल के टाइम पे काफी ज्यादा लग रहा है। अब मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ सर, मैं ज्यादा उसके अंदर, मतलब इस पॉइंट के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक हिसाब दिखा रहा हूँ। अब देखो कि अगर आपको रिलायंस का 2500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शंस बाई करना है, जहां पर ये एग्जांपल दे रहा है 76 का प्रीमियम बता रहा है। जैसे हम लोग अभी जो देखे उसमें प्रीमियम वैल्यू थोड़ा कम है। कितना था रे अभी जो मैंने देख रहा था? 68.9 এখন है স্যার ना? 70 টাকা कत 69 70। ওই 70 টাকা हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है।
तो रिलायंस के केस में आपने आज के रेट में देखा 70 रुपीज, बट ये जो एग्जाम्पल है ये 76 पे बना हुआ है। कोई बात नहीं सर, वो मैटर नहीं कर रहा है वो भी। तो 76 का प्रीमियम है एंड डिसाइड टू सेल द सेम आफ्टर ए फ्यू आवर्स एट 79। मतलब आपने बाई किया 76 টাকা प्रीमियम वैल्यू से, आपका लॉट साइज है 250, माने 250 का एक लॉट, पर लॉट साइज है 250 शेयर का, तो दो लॉट माने 500 है ना, 500 शेयर का, तो 250 इंटू 2 कर दो, तो 500 इंटू, सिंपल है ना, 76 और 79 प्रीमियम में खेला है सर। इसका डिटेल्स मैंने बेसिक्स में करवाया, फिर करवाऊंगा। तो 79 से जब आप 76 को माइनस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 3 টাকা डिफरेंस दिख रहा है। तो 3 টাকা इंटू 250 इंटू 2 मैंने दो लॉट के कारण, तो 1500 आपको एक्चुअली गेन हो रहा है। इस 1500 से जो भी आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ता है ना, ब्रोकरेज चार्जेस अगर है तो, जैसे डिलीवरी में तो नहीं है बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो देना पड़ता है सर। ये जैसे जीरोदा क्या बता रहा है, ₹20 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, या फिर 0.03। बहुत सारे और भी कंपनीज हैं आजकल, और भी कम ले रहा है कंपटीशन में आके, बट जो भी हो, तो 20 जो है ये डिस्काउंट ब्रोकरेज में बड़ा स्टैंडर्ड माना गया है आजकल, कि 20 पर ऑर्डर, ठीक है। इसके नीचे भी है, आई थिंक कोई कोई है तो 5 টাকা करके ले रहा है, 10 টাকা करके ले रहा है, वो सब ठीक है, वो कंपटीशन है, कुछ दिन बाद वो लोग भी बढ़ा देगा सर, नहीं तो नहीं टिक पाएगा मार्केट में, नहीं टिक पाएगा सर, ठीक है। ज्यादा डिस्काउंट ब्रोकरेज के नाम पे इतना डिस्काउंट देगा तो फिर हवा टाइट हो सकता है। अच्छा चलो, मैं उस ब्रोकरेज बिजनेस के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल आप अलग अलग चार्जेस तो देख रहे हो ना सर, एनएससी का चार्जेस, बीएससी का चार्जेस, यही सब चार्जेस आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो जितना भी आप कमाओगे उसके ऊपर बेस करके सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ठीक है, सब चार्जेस वगैरह माइनस करने के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा, जो भी आपको मिलना है। जैसे कि यहाँ पर 1500 माइनस ऑल दी एप्लीकेबल चार्जेस, और उस चार्जेस का पूरा लिस्ट आपके सामने अभी दिखा रहा था। द पीएल कैलकुलेशन इज सेम फॉर लॉन्ग पुट ऑप्शंस स्क्वायर्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी। अगर यहाँ पर मैंने कॉल लिया सर, ये जो एग्जांपल मैंने लिया था ये कॉल था, सी था, अगर यही एक पुट ऑप्शंस होता और आप उसको बाई करते, देन ऑल्सो आपका सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन करना पड़ता। वो अलग बात है कि जो कॉल ऑप्शन चूज करते हैं और जो पुट ऑप्शन चूज करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कौन मुझे बताएगा? कॉल बाई करना और पुट बाई करने में। তাহলে এখানে हाँ আমার একটা কোশ্চেন আছে দাদা। हाँ बोल। বলছি কি যদি প্রিমিয়ামের উপরে খেলে তাহলে তো পুটের ক্ষেত্রে নর্মালি বাড়লে লস হয় পুট কল, মানে যারা বাই থাকে, কিন্তু প্রিমিয়ামের উপর খেললে তো প্রিমিয়াম বাড়লে তো লাভই হওয়া উচিত। किसे? মানে আমি ইন্ট্রাডে করেছিলাম একদিন, তো হুম দেখলাম প্রিমিয়াম, আমি পুটই কিনেছিলাম, বাই করেছিলাম, কিন্তু হুম। প্রিমিয়াম বাড়লো আমার প্রফিট দেখাচ্ছিল। हाँ तो प्रीमियम बाढ़ले प्रॉफिट ही तो হবে। না সেটাই বলছি, এখানে তো পুট হোক আর কল হোক, এখানে কল হোক, প্রিমিয়ামের উপর যদি খেলে থাকে তাহলে তো প্রফিটই হবে। প্রফিটই হবে, আমি সেটা বলছি না। আমি বলতে চাইছি দুটোর মাইন্ড সেটআপ তো আলাদা হবে। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম বাড়া কমা মাইন্ডসেট তো, সেটা বলছি আমি। মাইন্ড সেটআপ মানে একটা কল অপশনস এর বায়ার আর একটা পুট অপশনস এর বায়ার কি একই রকম চিন্তা ভাবনাতে খেলবে? না। আমি আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। নিশ্চয়ই না। কল অপশনস বায়ারের বেসিক কনসেপ্ট কি আর পুট অপশনস বায়ারের বেসিক কনসেপ্ট কি, কেউ বলতে পারবে আমাকে? কল কলের অপশন ক্ষেত্রে হলো একজন বল। আচ্ছা বল। পীযূষ বল, হ্যাঁ পীযূষ বল, পীযূষ বল। হ্যাঁ আচ্ছা, কল অপশন বায়ের ক্ষেত্রে মানে ওদের ভিউ থাকে যে মানে মার্কেট বুলিশ আছে, তাই জন্য তারা কল বাই করে। আর ওকে। ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো না, মানে তারা ভাবে যে মার্কেট বেয়ারিশ যাচ্ছে, মানে মার্কেট আস্তে আস্তে নামবে নিচের দিকে, তখন তারা মানে পুটটা বাই করতে। তখন পুটটা বাই করবে। তো বেসিক্যালি সিম্পল কনসেপ্টে, আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কল অপশনস বায়ারের বেসিক যে পয়েন্ট অফ ভিউটা থাকে, কল অপশনস বায়ারের বেসিক পয়েন্ট অফ ভিউ, এগুলো সব বেসিক্স, ঠিক আছে। হয়তো অনেকদিন আগে অনেকে পড়েছে ভুলে গেছে, একটু রিভাইজ করতে হবে, আর নাহলে আমি আবার লাইভ ক্লাস স্টার্ট করছি বেসিক্স এর, করে নিবি হ্যাঁ। তো কল অপশনস বায়ার बेसिकली बुलिश मार्केट है, जखन ओके मने হয় कि मार्केट बढ़বে, जब कॉल ऑप्शंस बायर को लगेगा कि मार्केट ग्रो करेगा, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स, तब वो कॉल ऑप्शंस बाय करता है। पुट ठीक उल्टा सोचता है। पुट ऑप्शंस बायर बेसिकली जब मार्केट डाउन सोचते हैं ना, जब उनको लगता है नहीं मार्केट बढ़ेगा नहीं मार्केट गिरेगा, तब वो पुट बाय करते हैं। अब मैं इसके अंदर और नहीं जाऊंगा, ठीक है। শর্টিং এর ক্ষেত্রে আবার উল্টাও হয় তো। हाँ शॉर्टिंग के केस में तो वो तो सेल करता है वो,
হ্যাঁ তাই জন্য উল্টোটা হয়। शॉर्टिंग में वो पहले सेल करता है। अब देखो तुम लोग ये बेसिक को लेके माथा खराब मत करो सर, लेकिन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर, जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था तब सबको लग रहा था ये सब में क्या है ना। आज देखो, जब इतना दिन हो गया बेसिक करके हम लोग ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन एरिया में बातचीत कर रहे हैं, देखो कंफ्यूजन कैसे दिमाग खा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं सर, ये सब चीजें ना प्रैक्टिस का मैटर है। जितना प्रैक्टिस में रहोगे उतना देखना आप याद कर लोगे, समझ जाओगे। और जितना आप दूर भागोगे ना इससे, प्रैक्टिस कम करोगे, आप सिली से सिली क्वेश्चंस का भी मतलब ढूंढने में मुश्किल पड़ जाओगे। कोई बात नहीं सर, डिवाइस रिकॉर्डिंग लेके या तो वापस लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना, जब मैं बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत बहुत जल्दी करूँगा। अच्छा ठीक है, अभी सेटलमेंट का बात थोड़ा कर लेते हैं। देखो सर, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 1500 किस तरह से आया सर। अच्छा, अब कॉल एंड पुट ऑप्शंस का शॉर्ट के केस में, माने शॉर्ट के केस में मतलब अभी सुमित शॉर्ट का बात कर रहा था सर। शॉर्ट बने सेल करना बेसिकली, है ना। आप ऑप्शन सेलर बन रहे हो इन सिंपल। आप लोग देखना आजकल तो सर कितना सारा कोर्स वगैरह भी बन गया है, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे कोर्स होता है। मतलब मार्केट में ऐसा ही है कि ओनली ऑप्शन सेलिंग में कोर्स बन गया और वही बिक रहा है मार्केट में। मतलब बाइंग करके, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि अगर कोई सेल का फंडा समझ गया तो फिर वो सिर्फ सेल करके ही कमा लेगा। जैसे आप लोगों को पता है सर, ये जो अदानी का केस याद है सबको, अदानी हिंडनबर्ग का जो सिचुएशंस हुआ था, अरे याद है कि नहीं। হ্যাঁ দাদা। तो अदानी और हिंडनबर्ग रिसर्च का जो मेन पैंतरा जो हुआ था, पैंतरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी था इसमें, पूरा का पूरा सच या झूठ का कोई तो पता नहीं चला। सेबी ने भी ज्यादा कुछ डिक्लेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में तो क्लीन चिट दिया अदानी को। तो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग पे ही सवाल उठ गया सर अभी। लेकिन देखो आगे क्या और खबर होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अदानी के बिजनेस के ऊपर काफी दिनों से थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा था, साइडवेज बहुत दिनों से। और वो भी कैसा कैसा कैंडल बन रहा था देखो। कैंडल भी कुछ कहता है सर, जैसे एशियन पेंट्स का एडवर्टाइजमेंट देखे हो ना, हर घर कुछ कहता है, हर रंग कुछ कहता है, वैसा ही हर कैंडल भी कुछ कहता है। तो जैसे यहाँ पर अदानी के, अदानी एंटरप्राइज का डेली का कैंडल, अगर आप जब गिरा उससे पहले का बात कर रहा हूँ, ये जो सिचुएशंस बना है ना सर, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के टाइम का बात है, जब हिंडनबर्ग ने अदानी के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट इंटरनेशनली छाप दिया, कुछ सवाल करके अदानी के बिजनेस के फंडामेंटल के ऊपर सवाल किया था। ठीक है, लोन वगैरह लेके, वैल्यूएशंस को लेके काफी बड़ा सवाल उसके सामने रखा गया था, जिसका जवाब अदानी ने बाद में दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी उस पर्टिकुलर सागा में नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप देखो यहाँ पर जो कैंडल बन रहा था, तो कभी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो कभी दोजी बन रहा है, तो कभी छोटा छोटा हैमर बन रहा है। ठीक है, और वो ऐसे लगातार बने जा रहा है सर। ये देखो लगातार, माने क्या, ये सब एक्चुअली क्या बताता है, इनडिसीजन बताता है। ठीक है, इनडिसीजन माने जब मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है किसी बिजनेस के बारे में, तो कैंडल स्टिक के थ्रू से वो अपने आप को बता देता है कि हम इनडिसीजन में हैं, हमको पता नहीं लग रहा है कि बुलिश होंगे कि बेरिश होंगे, हम अभी इनडिसीजन में हैं। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आया, और इस पॉइंट में काफी लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया, हिंडनबर्ग ने खुद भी किया, उसका काम ही है सर। हिंडनबर्ग जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन काम यही है, वो दुनिया भर में नेगेटिव बिजनेस को ढूंढता है। मैंने नेगेटिव बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, जिस बिजनेस में मे बी करेंटली थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, वो बेसिकली उस नेगेटिव का फायदा उठा के, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो नेगेटिविटी का फायदा उठाते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में कमाते हैं। आप देख सकते हो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो फंडामेंटल एरिया है ना, मतलब ये क्या करता है, इसका जो फाउंडर है नाथन एंडरसन, देख सकते हैं आप, काफी नाम कमा लिया कंपनी ने रिसेंट ट्रेंड में। अदानी से पहले से ही कमा के रखा था, बट अदानी के बाद दुनिया भर में छा गया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, मैं ये पहले भी बोला था, वापस बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सेल के बारे में बात हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च
is a US investment research firm with a focus on activist short selling. देख रहे हैं सर, ये क्या काम करता है? शॉर्ट सेलिंग का ही काम करता है. Hindenburg disaster, which they characterize as a human-made avoidable disaster, the firm generate public report via its website that alleged corporate fraud and malfeasances. मतलब वो बेसिकली कंपनी के बारे में नेगेटिव चीजें ढूंढते रहते हैं कि किसका क्या खराब होने वाला है, कि किसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैनिपुलेशन है जो है नहीं, ऐसा क्या. जैसे अदानी ग्रुप, निकोला, क्लोवर हेल्थ, ब्लॉक आईएनसी, कांदी, दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज के, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे लंदन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, उसके ऊपर बेसिकली ये काम करता है. ठीक है, तो उनका काम ही है कि बिजनेस के नेगेटिव साइड को ढूंढे और उसमें एक सेल प्रेशर जनरेट करवाए, खुद भी कमाए और जो सेलर बनना चाहता है वो भी कमाए. इस मुद्दे पे बना हुआ है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ. ये जो मार्केट का जो बेसिक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उसके बाहर है ये. सर कहना क्या चाहते हैं? सर ज्यादा कुछ नहीं. जैसे अगर आप निकोला रिपोर्ट देखो यहाँ पर, ठीक है, अब ये भी पढ़ सकते हो. निकोला मध्ये आई थिंक निकोला टेस्ला क्या, Hindenburg Research published a report on Nikola Corporation that included allegation of the companies being an intricate fraud built on dozens of lies and argued that its founder Trevor Milton was responsible for much of the fraudulent activities. ये बेसिकली रिपोर्ट बनाया था इन लोगों ने और उसके बाद 40% में ड्रॉप हो गया था निकोला का स्टॉक. और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस में इसका इफेक्ट आया था. सिमिलरली इंडिया में भी हुआ था कुछ दिन पहले. अदानी का कहानी सबको पता है. तो सर मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आपको किसी बिजनेस के बारे में नेगेटिव लगता है तब आपको शॉर्ट सेलिंग का जरूरत पड़ता है, या फिर शॉर्ट सेलिंग तब आपके पास एक बड़ा हथियार भी हो सकता है. ठीक है, जरूरत भी बोलो या फिर हथियार भी बोलो. अब खेल क्या है? सर कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल है. एज यू नो, व्हेन ए ट्रेडर शॉर्ट्स एन ऑप्शंस regardless of call or put, margins are blocked. मार्जिन ब्लॉक किया जाता है. इसमें स्पैन भी होते हैं, एक्सपोजर भी होते हैं. स्पैन और एक्सपोजर का डिटेल चर्चा मैं बेसिक्स में करके रखा, फ्यूचर के बेसिक्स में करके रखा. तो अभी मैं बस इतना बोलूंगा, आप इतना जानो सर कि स्पैन माने जो इनिशियल लेवल मार्जिन जमा करना है, ऐसे दोनों मिला के इनिशियल मार्जिन बोलते हैं. और एक्सपोजर माने एक्स्ट्रा रिस्क के लिए मार्केट आपसे लेता है. सिंपल है, एक्सपोजर के लिए. अब ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा इसमें, इसका बेसिक में फिर से चर्चा करूंगा. स्पैन एंड एक्सपोजर दोनों मार्जिन आपसे लिया जाता है. मार्जिन चार्ज इज ए फंक्शंस ऑफ प्रीमियम प्राइस एंड द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन. ये जो मार्जिन आपसे लिया जाता है इसके पीछे दो कारण है, एक प्रीमियम फंक्शन के कारण और दूसरा अंडरलाइन का वोलेटिलिटी के कारण. मतलब जिस एसेट पे ट्रेड हो रहा है उसका वोलेटिलिटी. जैसे अदानी के बारे में जब मैं बात कर रहा, अदानी का वोलेटिलिटी का मतलब क्या? अदानी का वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि अदानी अपना एवरेज लाइन से, अच्छा इसका तो कितना बड़ा भी आप समय, टाइमलाइन बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. ऑन एन एवरेज लास्ट 6 मंथ्स का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ्स में अदानी अपने एवरेज प्राइस पॉइंट से कितना ऊपर नीचे भागा है, कितना ऊपर नीचे भागा है एवरेज प्राइस पॉइंट से. अगर मैं बताऊं कि ये जो रेड लाइन आपके सामने है, ये अगर अदानी का एवरेज लाइन है, ठीक है, 2400 का, तो एवरेज पॉइंट से अदानी हाईएस्ट लेवल में कितना गया है, कितना दिन तक रहा है, और अपने एवरेज पॉइंट से वो कितना नीचे गया है. जैसे अभी वो अपने एवरेज के पास है, इसका मतलब अदानी में क्या अभी एंटर कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो. लेकिन बेहतर टाइम निकल गया है, मतलब सॉलिड टाइम जो था वो थोड़ा सा पास हो गया है, लेकिन अभी भी मौका है, अदानी मौका वापस देगा. ये अपनी करेंट एवरेज में है. मैंने अगर मैं 6 मंथ्स वोलेटिलिटी देखूं लास्ट 6 मंथ में, तो अदानी अपने एवरेज पॉइंट से कितना अप रहा और कितना दिन तक डाउन रहा, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं. अब डेली वोलेटिलिटी होते हैं, इसके ऊपर तो सर अलग से पूरा डिटेल चर्चा हुआ है वोलेटिलिटी के ऊपर, मैं ज्यादा नहीं करूंगा अभी. ठीक है, एक एक चीज, एक एक लेवल ऑफ डिस्कशन है सर. सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं ना, कि आपसे क्यों मार्जिन लेते हैं, क्योंकि वो वोलेटिलिटी के कारण. उसी के बारे में मैं लास्ट दिन भी बोला था, प्राइस ऑफ द ऑप्शन मूव्स अगेंस्ट योर पोजीशंस एंड वोलेटिलिटी इंक्रीजेस. इसके ऊपर डिपेंड करके मार्जिन भी इंक्रीज होता है. तो बोथ डोंट नीड टू हैपन, दोनों एक साथ हो जरूरी नहीं. मार्जिन कैन इंक्रीज इवन इफ वन ऑफ देम ऑकर्स. अगर दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होता है, यानी प्राइस ऑफ द ऑप्शंस प्रीमियम मूव्स अगेंस्ट योर पोजीशन, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, दोनों में से कुछ भी हो जाए, मार्जिन चार्जेस अमाउंट बढ़ जाता है.
मैंने सिंपल बात है, आपका ब्रोकिंग फर्म आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मतलब नोटिफाई करेगा कि और जमा करो, नहीं तो हम लोग ट्रेड को यहीं पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे, लॉस होगा तो लॉस ही हो जाएगा। एज्यूम एग्जाम्पल, चलो यू रोट और सोल्ड, मैंने बेसिकली राइट करना या सेल करना एक ही बात होता है। The Reliance 2500 put options at 80. 80 is the premium and 25 is the strike price. ठीक है, ये पुट ऑप्शंस है, पीई बोलते हैं इसको। जब आप ट्रेड करना चाहोगे, सपोज यहाँ पर अदानी लिखा हुआ है, मैं अदानी का 25,000 का पी लेता हूँ। लुक एट सर, ये देखो सी के जगह पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पुट ऑप्शंस है। अब मैं इसको अगर सेल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मार्जिन चार्ज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप टोटल करके देख सकते हो, टोटल 300 क्वांटिटी एक लॉट का है, उस पर 215 टका प्रीमियम बता रहा है। ठीक है, लेकिन आपको मार्जिन जमा करना पड़ेगा इतना 4,48,000, 4,48,066। इसके पीछे और भी रीजंस है, क्योंकि अदानी काफी वोलेटाइल है और रिसेंट ट्रेंड में स्पेशली जब से अदानी का वो आया था ना, उसके बाद से इसका मार्जिन वैल्यू ज्यादा ही है। इवन बायर के लिए भी कुछ कम नहीं है देखो, लेकिन हाँ बायर में काफी कम है। बाई करोगे तो सिर्फ 64,545, लेकिन सेल करने जाओगे तो 4 लाख 4.5 लाख के आसपास जमा करना पड़ेगा। सर ये तो मतलब बाइफरकेशन हो गया, सेलर को इतना ज्यादा बायर को इतना कम। सर इसके पीछे रीजन है सर, इसके पीछे पूरा एकदम हार्डकोर रीजन है, तभी आपसे ऐसा लिया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी एक बार कवर किया, मैं वापस स्टार्ट करूंगा सर। ठीक है, आप वापस देखो, सिचुएशन देखो। तो 2500 पुट ऑप्शंस जब प्रीमियम 80 बता रहा है, लॉट साइज 250 है। इफ यू राइट द पुट ऑप्शंस, मैंने सेल करना, राइट मैंने सेल करना, वोलेटिलिटी स्टेज द सेम, मान के चलते हैं कि वोलेटिलिटी सेम है, मैंने जब आप कुछ दिन पहले का देखो अभी का देखो सेम है, बट द प्रीमियम इंक्रीज है, प्रीमियम बढ़ रहा है। प्रीमियम बढ़ सकता है, काफी सारा रीजन होता है उसका, लाइक डिमांड सप्लाई, एक्सपायरी पीरियड, इसका भी डिटेल्स चर्चा हुआ है। एन इंक्रीज ऑफ 50 रुपीज, मैंने 130 प्रीमियम चल रहा था, ये बढ़ के 50 हो गया, यानी मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज बाई अप्रोक्सीमेटली 12,500। सर कहां से आया 12,500? प्रीमियम पहले चल रहा था 130, अभी आपको प्रीमियम बता रहा है 180, तो 180 माइनस 130, 50 का चेंजेस ना, और आपका लॉट साइज है 250, तो 250 इंटू 50, तो 12,500 ब्रोकिंग फर्म जो होगा ना आपका, वो आपसे चार्ज करेगा एक्स्ट्रा, जो भी आपने जमा किया उसके ऊपर। और लेटेस्ट से आफ्टर यू राइट द ऑप्शंस, जैसे ही आपने ऑप्शन सेल किया, वोलेटिलिटी शूट्स अप, वोलेटिलिटी बढ़ गया मार्केट में, स्टॉक का जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गया, एंड द प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस वही है 130 उसी पे है, देन अगेन द मार्जिन इंक्रीज, तब भी मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। अब ये वोलेटिलिटी क्यों बढ़ता है गिरता है, प्रीमियम क्यों बढ़ता गिरता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूं, और वापस जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बेसिक से वापस स्टार्ट करूंगा ना, तब मैं फिर से बताऊंगा एक बार। जिनको भी करना होगा कर लेना, जो लोग न्यूली स्टार्ट करेगा वो तो करेगा ही, बाकी लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, आई विल लुक एट दिस अगेन। अब चलो एक कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। आपके सामने 250 क्वांटिटी है, प्रीमियम 76 का बता रहा है। आप देख सकते हो कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। अगर इससे पहले जब मैं बाइंग के हिसाब से दिखा रहा था, तब आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम था सर कंपेरेटिवली, ठीक है, बट इस बार मार्जिन रिक्वायरमेंट अच्छा यहाँ पर सेम बता रहा है, बट ज्यादा होता है 1,36,530। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि मार्जिन जरूरत है, बट नॉर्मली सेल के टाइम पे ज्यादा लगता है। नाउ आफ्टर राइट द ऑप्शंस, इमेजिन द प्राइस इंक्रीजेस 126। ध्यान से सुनना सर, जैसे ही आपने ऑप्शन सेल कर दिया, फिर आपका जो प्रीमियम प्राइस है वो 126 हो गया, द मार्जिन फॉर दिस ऑप्शन इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 50। सर 126 माने 76 था ना, तो 76 से 126 हुआ, तो ऑलमोस्ट 50 टका प्रीमियम बढ़ गया, तो अभी 12,500 हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे लेगा। द न्यू मार्जिन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 136,530 प्लस 12,500, तो अमाउंट हो गया 1,49,030। ये आपसे चार्ज करेगा। इस पॉइंट में ब्रोकर आपको बोलेगा, नोटिफिकेशन देगा, आपको मैसेज भेजेगा कि भाई एडिशनल मार्जिन दो, बिकॉज प्रीमियम बढ़ गया है या वोलेटिलिटी बढ़ गया है, जो भी रीजन हो। ठीक है,
इसको हम लोग इस तरह से भी देखे थे कि करेंट मार्जिन डिवाइडेड बाय मार्जिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द ऑप्शंस। तो 1,49,030 डिवाइडेड बाय 1,36,530 जो पहले था, तो ऑलमोस्ट 109% का हिसाब आएगा। इफ यू फेल टू ब्रिंग द एडिशनल मार्जिन, अगर ये एक्स्ट्रा पैसा आप लाने में फेल होते हो, ब्रोकर कैन स्क्वायर ऑफ द शॉर्ट पोजीशंस, वो आपका जो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका शॉर्ट को, यानी आपने पहले सेल बटन दबाया था ना, तो आपको बाई करके आपका पोजीशन क्लोज कर देगा। पहले सेल करोगे और तो फिर बाद में बाई करना होता है, और पहले बाई करोगे जो नॉर्मल होता है, बाद में सेल करना होता है, यही नॉर्मल है। बट सर उल्टा भी देखने को मिलता है जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये तो सर बहुत बड़ा एक डिस्कशन है जो मैं फ्यूचर के क्लास में बेसिक्स में बहुत डिटेल्स में बात करूंगा, डोंट वरी सर। अच्छा, इफ यू फेल टू ब्रिंग एडिशनल मार्जिन, ये जो एक्स्ट्रा पैसा अगर आप लाने में गलती करते हो या नहीं करते हो, तो आपको बेसिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। बिकॉज ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय पीक मार्जिन पॉलिसी, यूजुअली द टॉलरेंस इज अबाउट 120% मार्जिन यूटिलाइजेशन। जैसे यहाँ पर 109% है ना, ब्रोकिंग फर्म नॉर्मली 120% तक अलाउ करता है, उसके बाद इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ कर देता है। ये मार्केट प्रैक्टिस है, आपको समय के साथ साथ जब आप लोग मार्केट में काम करोगे ना, आपको और आइडिया लग जाएगा। और आप यहाँ पर पीएल देखो, डिफरेंस क्या बनेगा, बाई प्राइस एंड सेल प्राइस का डिफरेंस, लॉट साइज इनटू करना, नंबर ऑफ लॉट देख लेना। तो पहले जब आपने 76 में बाई किया था जब प्रीमियम चल रहा था, अभी 126 हो गया ना, तो प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ, 50%। 250 का लॉट है, एक लॉट का 12,500 आपने एक्चुअली गेन किया। तो व्हेन यू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस, मार्जिन्स आर अनब्लॉक। जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ करोगे ना, आपका जो मार्जिन जमा किया था ना वो अनब्लॉक कर देगा, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी होगा आपका, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, जो भी लॉस होगा तो पैसा कट वापस दे, जो नॉर्मली T+1 बेसिस में होता है, जो आप T+1 एक दिन के बाद, ट्रेडिंग डे प्लस एक दिन के बाद आप विथड्रॉल भी कर सकते हैं। अब ये चीज मैंने, ये जो भी आज अभी तक मैंने डिस्कस किया ना, ये बात हम लोग लास्ट दिन भी बात किए थे, यही पॉइंट पे मैंने लास्ट दिन भी बात किया था। और इसको बताने से पहले, ये बात को बताने से पहले मैंने ये भी चीज बताया था कि M2M कॉन्सेप्ट जो है ना, मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट, ये प्लीज एक बार लास्ट दिन का क्लास सुनना, वहां पर ये चीज बताया गया था कि क्योंकि फ्यूचर के मार्केट में दोनों साइड से मार्जिन होता है बायर सेलर का, तो एडजस्ट होता है। बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क टू मार्केट इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो आप देख लिए, बट मार्क टू मार्केट तो इधर पे नहीं होता है सर, मार्क टू मार्केट इधर पे नहीं होता है। इसके बारे में जस्ट एक बार प्रीवियस क्लास का स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सुन लीजिएगा, प्रीवियस क्लास का स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको और एक पॉइंट जो बाकी था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उस पर थोड़ा लेके चलता हूं। अब इतना देर से मैं बात कर रहा था कि अगर आप एक्सपायरी से पहले तक क्लोज करते हो तो, लेकिन अब बात करेंगे सर हेल्ड टू एक्सपायरी, एक्सपायरी तक होल्ड करना है। इसी में एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं सोच रहा था बता दूंगा, बट लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, तो आज बताते हैं, ध्यान से सुनो सर। इसमें कॉन्सेप्ट है इन दी मनी का, जिसको इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी, तीन ऑप्शन मनीनेस होता है सर, ITM, OTM एंड ATM। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में वापस सिखा जाएगा या फिर वापस आप लोग कर सकते हो। तो ITM, OTM एंड ATM, ये तीन बेसिकली ऑप्शंस का मनीनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में भी बात नहीं करूंगा, मैं तो अभी बेसिकली आप लोगों को सेटलमेंट वगैरह में बात कर रहा हूं ना। इन दी मनी ऑप्शंस हेल्ड टू एक्सपायरी गेट फिजिकली सेटल्ड। अगर किसी के पास इन दी मनी ऑप्शंस है और उसके एक्सपायरी तक होल्ड करता है, तो उसको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बात किया था। हाँ बोलो सर, बोलो। হ্যাঁ স্যার, বলছি একটু ইন দা মানে আউট অফ দা মানে মানে তিনটের একটু হালকা একটু কনসেপ্টটা বলে দিলে একটু ভালো হয়, মানে আমার একদম আইডিয়া নেই। বলে দিচ্ছি দাদা, কে বলবে একটু? ইন দি মানি, আউট অফ দি মানি আর এট দি মানি, হ্যাঁ কে বলবে? চলো পিয়ুষ আওয়াজ করেছে, হ্যাঁ বল পিয়ুষ বল। যখন মেনলি হচ্ছে যখন যে কোনো আমরা যখন স্পট প্রাইসটাকে যেটা ফলো করা হয়,
মানে যে কোনো ডেরিভেটিভ যে এখন যেটা স্পট চলছে সেইটা কি অ্যাট দি মানি ধরা হয়, আর সেই স্পট থেকে মানে যত হায়ার স্ট্রাইক প্রাইসের দিকে যাওয়া হয়, মানে ধরুন এখন 1000 টাকা চলছে, তখন যেটা সে 1100-1200 ধরা হবে, সেটা তখন কিন্তু আউট অফ দ্য মানি হয়ে যাচ্ছে, মানে স্ট্রাইকের থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে, এটা আউট অফ দ্য মানি ধরা হয়। আর তার আচ্ছা। ভেতরে যে প্রাইস গুলো থাকে মানে হয়তো 800, 900, 700 এইগুলোকে ইন দি মানি ধরা হয়, মানে সেই স্ট্রাইক প্রাইসের মধ্যে ওটাকে ওই জন্য ইন দি মানি ভাবে ধরা হয়, আর যেটা স্পটের বাইরে যাচ্ছে সেটাকে আউট অফ দ্য মানি ধরা হয়। वेरी गुड सर, थैंक यू पीयूष। चल मैं नंदन, मैं पीयूष ने जो हाँ, बताया सर, मैं yes. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, या फिर थोड़ा सा लिटिल बिट इलाबोरेट कर देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। नंदन ने तो सवाल पूछा, मे भी हो सकता है बाकी लोगों को भी थोड़ा दिक्कत है। देखो सर मैं 2 सेकंड बताता हूँ। बोलिए जैसे सर। निफ्टी, हाँ बोल। স্ট্রাইক প্রাইস আর স্পট প্রাইস সেমই, মানে একই জিনিস? না 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 না, আলাদা জিনিস। স্পট মানে যেটা কারেন্টলি মার্কেটে চলছে, যেমন নিফটি কারেন্টলি যে দামে চলছে সেটাকে কি বলবো? স্পট প্রাইস মানে যেটা চলছে এখন। ঠিক আছে, এটাকে আন্ডারলাইংও বলে, এটাকে হ্যাঁ, আন্ডারলাইংও বলে। ঠিক আছে, তো যেটা মার্কেটে চলছে সেটা নিফটি হোক বা যে কোনো স্টক হোক, সেটাকে বলবো স্পট প্রাইস বা আন্ডারলাইং প্রাইস। এবার এই স্পটের উপর বেস করে স্ট্রাইক চুজ করতে হয়, বিকজ মার্কেটে বিভিন্ন রকমের অপশন স্ট্রাইক অ্যাভেলেবেল থাকে। যেরকম আমি যদি তোকে নিফটি দেখাই, তা তুই দেখতে পাচ্ছিস এখানে হয়তো নিফটিতে 17,150 থেকে এখানে স্টার্ট করেছে স্ট্রাইক, এটা অপশন চেইন বলে। হ্যাঁ, কতদূর পর্যন্ত হ্যাঁ, গেছে হ্যাঁ। দেখ, 21,500। ঠিক আছে, 21,500, তাহলে 17,500 থেকে 21,500 এই যে টাইম ফ্রেমটা, কোথায় চলে গেল রে অপশন চেইনটা? আরে মার্কেটটা ক্লিক করুন। ঠিক আছে, হ্যাঁ পেয়ে গেছে। কি বলছিস? ওকে, তো এই যে এতগুলো স্ট্রাইক আছে, এবারে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে কি এটিএম কত, মানে এটিএম কোনটা, অ্যাট দি মানি কোনটা, তাহলে আমি অপশনসে বলবো কি অ্যাট দি মানি হচ্ছে যেটা কারেন্ট স্পটের কাছাকাছি আছে, যেমন 19,750। বুঝতে পারলি, এটাকে বলবো অ্যাট দি মানি, এটিএম। এবারে যদি এটা পেরিয়ে যায়, মানে ধর 19,850, 19,900, তাহলে এটাকে বলা হয় স্লাইট ওটিএম। ওটিএম মানে আউট অফ দি মানি, মানে স্লাইটলি ওটিএম। এবার এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে স্ট্র্যাটেজি বানাতে হয়, আর তার উপরে ডিপেন্ড করে প্রফিট লস হয়। ঠিক আছে, এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে, মানে কে কোন, মানে কেউ যদি ওটিএম চুজ করে তাহলে সে প্রফিট কত করতে পারবে, রিস্কও হাই থাকবে। নর্মালি এটিএম জোনে বা আইটিএম জোনে লোক বেশি করে, কিন্তু ওটিএম জোনে রিস্ক টেকিং এবিলিটি থাকলে ওটিএম এও ভালো প্রফিট করা যায়। সেগুলো শেখানো হয়েছে অলরেডি, আমি আবার শেখাবো। ঠিক আছে, তো ওটিএম মানে হচ্ছে যখন আমি কারেন্ট প্রাইস থেকে অনেক বেশি বাইরের দিকে চলে যাচ্ছি, 19,850, 19,900, 19,950, 20,000, 20,050। ঠিক আছে, এগুলোকে বলছে স্লাইট ওটিএম থেকে, মানে যত ক্লোজ থাকবে তাহলে স্লাইট, আর যদি আরো অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে বলবো আমি কি বলবো, ডিপ ওটিএম। তাই তো রে, ডিপ ওটিএম বলবো তো। হ্যাঁ স্যার। আর যে প্রাইস গুলো স্ট্রাইকের মধ্যে আছে, লাইক 19,500, 450, 19,350, এগুলোকে বলবো আইটিএম। যে কোনো অপশন চেনে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার থাকে, যে কোনো অপশন চেনে, সেটা স্টক হোক কি ইন্ডেক্স, দেখ একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর কি আছে, এটা এনএসসি সাইটই দেখ, একটা পেল ইয়েলো, একটা হালকা মানে হলুদ ভাবের একটা জায়গা আছে, পেল ইয়েলো বলছে এটাকে। তো যেটা পেল ইয়েলো হয় এটা আইটিএম জোন হয়, আর যেটা হোয়াইট জোন হয় এটা ওটিএম জোন, আর যেটা কারেন্ট প্রাইসের কাছাকাছি হয় সেটা এটিএম জোন হয়। এবারে এই কনসেপ্ট একটু উল্টো হয়ে যায় পুটের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, আমি আপাতত পুটে যাচ্ছি না, বাট তবু বলছি এই পুটের ক্ষেত্রে আবার ঘটনাটা এরকম হয়ে যায়, এই সাদা পার্টটাকে আমরা বলবো ওটিএম, এটাকে বলবো আইটিএম, এটাকে বলবো এটিএম। ঠিক আছে, আমি এখন পুটে যাচ্ছি না, ছেড়ে দে, দরকার নেই। আপাতত বোঝা গেছে তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আইটিএম, এটিএম, ওটিএম এর খেলা। বাকি যখন অপশন বেসিক্স করবো না আমরা, তখন এই জিনিসগুলো ধরে নিতে পারবি, অসুবিধা নেই। আপাতত তো প্রফিট অ্যান্ড লস ক্যালকুলেশন গুলো একটু দেখাচ্ছি, দেখে নে।
এদের ফাইনালাইজেশন হয়ে যাবে, তারপর তোদের বেসিক থেকে স্টার্ট করে দেবো। আচ্ছা, तो कॉल ऑप्शंस लॉन्ग हेल्ड टू एक्सपायरी। हेल्ड टू एक्सपायरी माने एकदम एंड डेट तक अगर कोई होल्ड करता है उसके बारे में बातचीत चल रहा है। तो इन दी मनी ऑप्शंस हेल्ड टू एक्सपायरी, इन दी मनी मैंने समझ गए सर, है ना, मतलब जो एटीएम से भी नीचे है, ठीक है, मतलब जो करेंट स्ट्राइक प्राइस, जो एटीएम स्ट्राइक मतलब करेंट प्राइस से कि अंदर आता है, गेट फिजिकली सेटल्ड। इफ द ऑप्शन इज ओटीएम, यदि कोनो ऑप्शंस ओटीएम होय, देन द बायर लॉसेस द प्रीमियम पेड and the seller gets to retain the entire premium receipt at the time of writing the options। ये होता है सर। एक्सपायरी में अगर आईटीएम में है तो फिजिकल सेटलमेंट होगा, अगर ओटीएम में है तो बायर का प्रीमियम जो वो जमा किया था वो लॉस हो जाएगा, सेलर को जितना प्रीमियम बायर ने जमा किया था सेलर को वो प्रीमियम मिल जाएगा। यही हिसाब होता है। ऐसा आपको बहुत हिसाब देखने को मिलेगा जब आप लोग स्ट्रेटेजी के अंदर जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया था, बट स्ट्रेटेजी अभी चर्चा बहुत बाकी है। We have discussed the physical settlement in detail in this chapter. However, for the sake of completeness, let's quickly discuss only the PL part. चलो ठीक है, थोड़ा PL part में फोकस करते हैं। इधर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इजी है सर, इतना कुछ भी नहीं है, थोड़ा देखो। Calculation of PL if you hold a long call positions to expiry is a little tricky. Normally कोई भी ना एक्सपायरी तक होल्ड करना नहीं चाहता, क्योंकि एक्सपायरी के बाद का सिचुएशन ना सीरियसली ट्रिकी होता है। सिंस स्टॉक ऑप्शंस एज फिजिकली सेटल्ड, अगर स्टॉक है ना, स्टॉक माने कोई भी स्टॉक मतलब इंडिविजुअल कंपनी का जो स्टॉक होता है, ठीक है, उसको पूरा फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है। ये बात मैं लास्ट क्लास में समझा रहा था कि 2019 के बाद से ये धीरे धीरे स्टॉक के केस में फिजिकल सेटलमेंट एप्लीकेबल हो चुका है। तो कंटिन्यूइंग विद द अबव एग्जांपल, जो रिलायंस का एग्जांपल हम लोगों ने लेके चल रहा था उसी के बारे में बात करते हैं। Assume the settlement price of Reliance is 2650, मान के चलते हैं कि रिलायंस का सेटलमेंट प्राइस है 2650 अपॉन एक्सपायरी। अब 2650 इसका सेटलमेंट प्राइस है और हम लोगों ने ऑप्शन जो चूज किया था रिलायंस का वो क्या था, 2500 था। 2500 ऑप्शन इज द इन द मनी, हेंस टिपिकली फिजिकली सेटल्ड, हेंस फिजिकली सेटल्ड, क्योंकि हमें एंड तक आना है। It is a call options. The options buyer has the right to buy Reliance at the strike price. The options buyer has the right to buy Reliance at the strike price. कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा बायर को, 2500। प्रीमियम कितना बायर पे किया था, 76। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, डोंट बी हरी सर, जल्दबाजी मत करो, समझ जाओगे। इफेक्टिव प्राइस एट विच यू गेट द शेयर, मतलब जो बायर है उसको क्या दाम में मिलेगा, देखो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। 2500 टका का शेयर का दाम था जो उसने स्ट्राइक चूज किया था, और प्रीमियम जो उसने पे किया, तो कितना होता है सर, 2576। एज्यूमिंग द स्टॉक प्राइस ऑन मंडे, ध्यान से सुनना, ये जब उसने लिया था तब का बात है, और मंडे को जो स्टॉक है वो 2650 में चला गया। मंडे को शेयर का दाम 2650 में चला गया, तो कितना प्रॉफिट कर दिया, 2650 माइनस 2576 जो उसका टोटल खर्चा पड़ा था, तो उसने कितना प्रॉफिट कर लिया सर, 74। एज यू नो द एक्सपायरी ऑफ द डेरिवेटिव ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, है ना, मंथ का लास्ट थर्सडे पूरा एक्सपायर हो जाता है डेरिवेटिव। द डिलीवरी ऑफ शेयर हैपन ऑन ए T+2 बेसिस, शेयर का जो डिलीवरी होता है वो T+2 बेसिस में होगा। Hence the shares are delivered on the following Monday, है ना, फॉलोइंग मंडे में होगा। अब आगे देखो आप, अब ये तो हो गया बायर के तरफ से। अब आप एक सिंगल सेलर के तरफ से देखो, कॉल ऑप्शन शॉर्ट। शॉर्ट माने आप सेलर बन रहे हो, आप बायर नहीं हो। द कॉल ऑप्शन सेलर सेल्स 2500 स्ट्राइक एट 76 प्रीमियम। Here the option seller has to give delivery of the share. ऑप्शन सेलर को डिलीवरी देना पड़ेगा, है ना, जो सेल करेगा वही ना डिलीवरी देता है। नॉर्मल प्रोडक्ट के केस में जो सेलर होता है उसी को डिलीवरी देना पड़ता है ना। आप फ्लिपकार्ट से कुछ चीज खरीदते तो फ्लिपकार्ट ही आपको डिलीवरी देता होगा या दुकानदार देता होगा, वही बात है सर। द ऑप्शन सेलर हैज टू गिव डिलीवरी टू ऑफ द शेयर। द प्राइस एट विच द सेलर गिव्स डिलीवरी इज 2500, जिस दाम पे वो डिलीवरी देगा वो दाम है 2500। बट क्योंकि सेलर रिसीव्स अ प्रीमियम ऑफ 76, इफेक्टिव प्राइस क्या होगा, 2500 टका तो वो लेगा ही,
साथ में 76% भी लेगा क्योंकि वो प्रीमियम चल रहा है। अब ये 76% कौन देगा? बायर देगा, है ना। मार्केट में खेल तो बड़ा सिंपल होता है, कोई बायर बनता है तो कोई सेलर बनता है, बाकी एडजस्टमेंट अंदर में होता है बैकग्राउंड में। अगेन 2576 सेलर रिसीव करेगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2650 बट द सेलर सेल्स द सेम एट 2576। मार्केट में स्टॉक चल रहा है 2650 में, बट सेलर ने उसको सेल किया 2576 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस सब। लॉस। ओके सर, ऑप्शन सेलर को लॉस है, सिंपल से कैलकुलेशन है सर। तो 2650 माइनस 2576 74। एक ही बात है ना, बायर को 74 का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब सेलर को 74 का लॉस होगा, है ना। इसको बोलते हैं वो एक ही कॉइन का दो अलग अलग साइड, एक हेड है तो दूसरा टेल है। जिंदगी का यही रीत है, किसी का हार है तो किसी का जीत है, और ऑप्शन मार्केट तो इसी खेल से बना हुआ है। आगे देखो सर। जीरो। हाँ, जीरो सम गेम, वेरी गुड सर, इसको जीरो सम गेम कहते हैं, है ना। अल्टीमेटली कोई हारता है कोई जीतता है, और प्लस माइनस में सब माइनस हो जाता है। पुट ऑप्शंस लॉन्ग हेल्ड टू एक्सपायरी। अब पुट ऑप्शंस का खेल देखो। एक कॉल में बात कर रहा था मैं, बट इस बार हम लोग पुट ऑप्शंस बाय करेंगे और एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। लेट अस चेंज द एग्जांपल फ्रॉम रिलायंस टू टीसीएस। सर क्यों ऐसा? सर ऑथर बताना चाहता है कि मोनोटॉनिक है, तो थोड़ा सा मोनोटोनस से हम लोग शेयर का, ऐसे तो मैं बीच बीच में काफी शेयर का अलग अलग नाम बोल देता हूँ। छोड़ो सर, रिलायंस हो या टीसीएस क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। टीसीएस है हमारा अंडरलाइन, चेंज हो गया शेयर, मतलब मेन एसेट क्लास को चेंज करेंगे। टीसीएस का स्ट्राइक प्राइस चूज किया गया 3520। टीसीएस का प्रीमियम बता रहा है 55। ऑप्शन टाइप है पुट, कॉल नहीं, हाँ पुट है। पोजीशन है लॉन्ग, माने लॉन्ग माने सर बाई करता है, लॉन्ग माने बाई। सेटलमेंट प्राइस है 3390, माने आज के डेट में दाम चल रहा है। सिंस द सेटलमेंट प्राइस इज 3390, 3520 क्या हो जाएगा? सेटलमेंट प्राइस 3390, 3520 को इन दी मनी बता रहा है सर। 3520 जो स्ट्राइक है वो इन दी मनी बता रहा है। हेंस फिजिकली माने स्ट्राइक प्राइस जो है, जो करंट प्राइस के आसपास है, ठीक है, उसको अभी इन दी मनी बता रहा है। So 3520 is an in the money option and physically settled, and the buyer of a put option has the right to sell the put options or give delivery of share. जो बायर बनेगा ना पुट ऑप्शंस का, सिंपल बात है सर, द बायर ऑफ ए पुट ऑप्शन हैज द राइट टू सेल द पुट ऑप्शंस और गिव डिलीवरी ऑफ शेयर। शेयर डिलीवरी वो करेगा, पुट ऑप्शंस बायर का ये राइट होता है। बाकी डिटेल्स पुट और सेल कॉल का बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिक्स में होगा। The put options buyer will give the delivery of shares at 3520, but since the put buyer has paid a premium, तो हिसाब क्या होगा? अब पुट बायर जब प्रीमियम पे करेगा, उसका स्ट्राइक है 3520 का और प्रीमियम है 55 का, 55 का, इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा सर 3465 का। ये पुट बायर का हिसाब है। 3520 मार्केट में चल रहा है, सेटलमेंट बेसिकली इन दी मनी में है, तो स्ट्राइक भी था, तो 3520 से प्रीमियम को माइनस करो, जो प्रीमियम उसको पे करना पड़ा। अच्छा, प्रीमियम कौन डिसाइड करता है? वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। उसके पीछे भी रीजन है कि किस तरह का प्रीमियम हिसाब किताब होता है। फिलहाल आप ऑप्शन चेन में भी देखोगे ना, आपको एक पूरा प्रीमियम का लिस्ट मिल जाएगा, कॉल का भी पुट का भी। ये रहा कॉल का पूरा प्रीमियम का हिसाब। जितना आईटीएम के अंदर जाओगे ना उतना प्रीमियम बढ़ता है, जितना एटीएम के पास आओगे उतना प्रीमियम मॉडरेट होता है, और जितना ओटीएम के पास चले जाओगे उतना प्रीमियम वैल्यू कम हो जाता है। सिमिलरली पुट के केस में भी, पुट के केस में इधर देखो प्रीमियम वैल्यू लो है, एटीएम के पास मॉडरेट है, इसके अंदर जितना जाएंगे आईटीएम के अंदर आपको वापस प्रीमियम वैल्यू बढ़ता हुआ दिखता है। ये कारण हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया था सर, ठीक है। ये पूरा डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में चलने वाला एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा आगे देखते हैं। तो 3465 का हिसाब आ रहा है ना। पुट सेलर गेट्स टू सेल द स्टॉक एट 3465। जो पुट सेलर है उसको सेल करना पड़ेगा 3465 पे।
when the same stock is trading at 3390, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं 3390 में, उसको सेल करना है 3465 में। तो अच्छा है ना, गेन हियर कितना गेन कर लिया, कितना गेन कर लिया सर? पहले से 3465 में इनका डील हो चुका था स्ट्राइक का, लेकिन अब अभी मार्केट में ये दाम कम गया है, तो सेलर को फायदा ना। हेलो, हाँ सर। आप लोग एक चीज याद करो, जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक सवाल किया था कि एक पुट बायर का क्या सोच होता है। तो पुट बायर बेसिकली मार्केट के डाउन में बाई करता है, जब उनको लगता है कि मार्केट गिरेगा तब बाई करता है। लेकिन इस बार मार्केट गिरा नहीं, मार्केट बढ़ गया, तो बायर को लॉस होगा, ये तो सिंपल सी बात था, है ना। और ये जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूँ ये तो फाइनल लेवल डिस्कशन है, मैंने सेटलमेंट का एक कंक्लूजन लेवल है, बाकी चर्चा बेसिक्स में हुआ था या फिर बाद में मैं फिर से करूंगा बेसिक्स से, तब मैं एकदम एबीसीडी बताऊंगा सर, डोंट वरी, एबीसीडी बताऊंगा। बोरिंग होता है एबीसीडी बताना, बट बताऊंगा सर, डोंट वरी। यहाँ पर सेलर को 75 का प्रॉफिट है। सिमिलरली पुट ऑप्शन शॉर्ट हेल्ड टू एक्सपायरी, अगर पुट ऑप्शंस कोई सेल करता है, ये तो बाई था, अब पुट ऑप्शन शॉर्ट हेल्ड टू एक्सपायरी होगा, तो इधर भी आप देख सकते हो वही सिमिलर चीज होगा। सेटलमेंट प्राइस क्या है आज के डेट में, दाम है 3390। तो कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, पुट ऑप्शन सेलर हैज टू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर, द डिलीवरी प्राइस इज सेटलमेंट प्राइस 3390, बट द सेलर हैज रिसीव्ड द प्रीमियम, एडजस्टिंग फॉर दैट द इफेक्टिव टेक डिलीवरी प्राइस क्या होगा, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम 3520 माइनस 55 3465, and put option seller has to take delivery of share at an effective price of 3465 when same underlying is available 3390, है ना। तो इधर लॉस हो जाएगा उसको, 3390 इन द मार्केट दाम चल रहा है अभी, लेकिन उसको लेना पड़ रहा है 3465 में, तो लॉस हो जाएगा। उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट, जिसका एक जन का प्रॉफिट होगा तो दूसरे जन का लॉस होगा, ये मार्केट का सिंपल मैटर है। और फिजिकल सेटलमेंट में क्या होगा, टू ऑपोजिट जो भी होगा, मतलब बेसिकली पूरा शेयर का पैसा रखना पड़ता है। Physical settlement of option is net off if you have two opposite ITM positions. For example, if you have spread positions in which the give delivery obligation arising out of options offset another option position that has to take delivery obligation. इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पोजीशन ऑफसेट्स के ऊपर एक डिस्कशन किया था, अब चाहो तो इस मैटर को मैं बता दिया था इसको, ठीक है, ये किस तरह से होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि फिजिकली कैसे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये हिल टिल एक्सपायरी तक करने के टाइम पे ये चीज होता है, ये चीज, ये जो मैं डिस्कशन पॉइंट बताया ना, ये मैंने लास्ट क्लास या उससे पहले वाला क्लास में डिस्कस कर दिया था। ओके सर, तो यही है सर, ज्यादा कुछ और नहीं है, बाकी तो बाकी काम एक्सचेंज करता है, आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग एज ए ट्रेडर काम करोगे किसी फार्म के लिए, तब आप देखोगे कि वहां पर भी आप जब सिस्टम के अंदर 2-4 महीना बिताओगे ना, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज जगह है मार्केट, बस हाँ थोड़ा दम होना चाहिए अंदर से, मार्केट को जानने का, पहचानने का, और मार्केट का कुछ चैलेंजेस है उसको भी झेलने का ताकत होना चाहिए। आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे सर, कुछ नहीं है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो बेसिक लेवल कैलकुलेशन है पीएल का, ऑप्शंस का एज वेल एज फ्यूचर का, ये क्लियर हुआ सर? मुझे इतना बताओ सर, ব্যাপারটা বোঝা গেছে পিএল ক্যালকুলেশনস গুলো কিভাবে হচ্ছে? যারা হ্যাঁ আগের সমস্ত করে এসেছে তাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, খালি যারা বেসিক করেনি তাদের অসুবিধা হবে, যেমন নন্দনের হবে, অরিতের হবে, বাট সবার হবে না, কিন্তু যারা বেসিক করেছে তাদের হওয়ার কথা নয়। কি ঠিক বলছি তো? খুব কঠিন কথা তো হচ্ছে না, ঠিক আছে। নন্দনের অরিতের প্রবলেম একটু এখন হবে, আমি ওদেরকে একটু আর্লি নিয়ে নিয়েছি, বাট আমি বেসিক থেকে আবার শুরু করব, তখন এগুলো ওদের আবার রিভাইজ হয়ে যাবে। ওকে, অরিত একটু টেনশনে পড়ে গেছে, বুঝতে পেরেছি, তাই তো অরিত? অরিতের আওয়াজ পাচ্ছি না। না টেনশন নেই তো? নিস না, টেंशन নিস না, বলবো। আচ্ছা सर, और क्या बताने लायक है হ্যালো, मेरा? हाँ बोल, কি হয়েছে? বলছি একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দাও। ও কালকে একটা কোশ্চেন দেখছিলাম, বলছে হ্যাঁ, নাকি কি যে হয়েছে? তোমার যদি সেটেলমেন্টের টাইমে যদি মার্জিন যদি ঠিকঠাক না থাকে হুম সেলারের ক্ষেত্রে,
তাহলে নাকি ওটা তোমার স্পট মার্কেটের যা প্রাইস আছে ওই প্রাইসেই নাকি অপশনের সেটেলমেন্ট হয়। মানে ডাইরেক্ট তোমার ধরো কোনো স্টকের যদি ধরো তুমি অপশন কিনে রেখে সেটাই তো বললাম একটু আগে, কি যা পজিশন থাকবে ওই অবস্থাতেই স্কোয়ার অফ করে দেবে। মানে স্পট মার্কেটের প্রাইসেই মানে তোমাকে হ্যাঁ পুরো মার্জিন, মানে তাহলে তো যদি তুমি একটা কিনে রাখো রিলায়েন্সে যদি 250 খানা লট হয় তোমার 2,500 টাকা চলে, মানে ওটা তো লাখের উপরে চলে যাবে আমার। হ্যাঁ, তো স্টকের ক্ষেত্রে কি বলছে, ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট হবে বলছে না? বুঝতে পেরেছি, মানে ওই জন্যই যে মানে যদি হ্যাঁ, ওই জন্যই ফিজিক্যাল সেটেলমেন্টের মানেই হচ্ছে ওটা কি তোকে পুরো কন্ট্রাক্ট ভ্যালুতে সেটেলমেন্ট করতে হবে। একজন বায়ারকে পুরো ফিজিক্যাল ডেলিভারি নিতে হবে সমস্ত শেয়ারের, আর সেলারকে সমস্ত ফিজিক্যাল ডেলিভারি দিতে হবে আচ্ছা বুঝেছি। কমপ্লিট শেয়ারের। এটাই তো ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট। এক্সপায়ারির পর্যন্ত ওয়েট করলে বা যদি মার্জিন না থাকে তার আগে যদি ওটাকে স্কোয়ার অফ ব্রোকার করে তাহলে পুরো সেটেলমেন্ট ফিজিক্যাল করবে। আর যদি তুই আগে করিস তাহলে প্রিমিয়ামে সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে, নো ইস্যু উইথ দ্যাট। এই জিনিসটাই তো দুদিন ধরে বলছি। ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে এরকম কোনো ব্যাপার নেই ফিজিক্যাল সেটেলমেন্টের, বাট স্টকের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট কনসেপ্ট আসবেই। এবং যদি তুই ব্রোকার তোকে মার্জিন চাইছে, মার্জিন সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না, আর মার্জিন তুই ব্রোকারকে অ্যাভেলেবল করছিস না, তাহলে ব্রোকার যা ফিজিক্যাল মার্কেটে থাকবে ওই মার্কেটের উপরই বেস করে তো স্কোয়ার অফ করবে, প্রফিট হলে প্রফিট, লস হলে লস। বুঝলি? আরেকটা, হ্যাঁ বুঝেছি। বলছি আরেকটা জিনিস ছিল, বলছি যে চার্নিং মানে কি জানো? CHURNING। চার্নিং কি কি কনসেপ্টে বলেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে, মানে তো অনেক কিছুই হয়ে যাবে। বেসিক্যালি বলছি চার্ন। এখানে চার্নিং মিনস অপশন দিয়েছে চারটে, বলছে স্পেশালাইজড আর্বিট্রেজ বিটুইন ফিউচার অ্যান্ড অপশন, বলছে এক্সক্লুসিভ আনওয়ান্টেড ট্রেডিং বাই ব্রোকার বা এজেন্ট ফর জেনারেটিং কমিশন, ডেল্টা হেজিং ইউজিং রো অ্যান্ড থিটা, আর স্পেশালাইজড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট। রিলাবোরেশনটা কিছু লেখা নেই, বুঝলে তো? তো আনসার ওখানে কি শুধু দিয়েছে? দিয়েছে এক্সক্লুসিভ আনওয়ান্টেড ট্রেডিং বাই ব্রোকার্স বা এজেন্ট ফর জেনারেটিং কমিশন। ফর জেনারেটিং, আচ্ছা এটা গ্রুপে দিবি, আমি জিনিসটা দেখে বলতে হবে, এরকম ভাবে বলা মুশকিল আছে। ঠিক আছে, পাঠিয়ে কি দেবো। গ্রুপে গ্রুপে পোস্ট করবি, আমি দেখে একবার বলে দেবো কি কেন বলেছে বা কি জন্য বলেছে। স্যার এটার মানে তো ফ্রিকোয়েন্ট বাই সেলিং। মানে যেটা ও বললো আমি পুরো কথাটা বুঝতে পারলাম না। স্যার চার্নিং এর মানে হলো ফ্রিকোয়েন্ট বাই সেলিং, যাতে ব্রোকারেজ বেশি জেনারেট হয়। আচ্ছা, মানে বলতে চাইছিস কি, মানে টার্নওভার কথাটাকে বলছে? না স্যার, মানে আপনি যত সিএ করবেন ব্রোকারেজ তো তত জেনারেট হবে। এবার যারা হ্যাঁ মানে সে তো হবেই, ডিলাররা হ্যাঁ হ্যাঁ। থাকে হুম তারা হুম। যদি ক্লায়েন্টকে বেশি করে করে বাই সেল করতে বলে তাহলে ব্রোকারেজটা বেশি জেনারেট হবে। এটা স্যার ফলস প্র্যাকটিস বলে এটাকে। ফলস প্র্যাকটিস, হ্যাঁ এটা অবশ্য হয়, ব্রোকিং প্ল্যাটফর্ম তো এটাই করে সারাদিন, শুধু বাই সেল বাই সেল বাই সেল, মানে যত হবে অত বেশি ভালো। তবু সুমিত একটু গ্রুপে ছাড়বি কোশ্চেনটা, আমি দেখে নেবো একবার। পাঠিয়ে দেবো কোশ্চেনটা। ঠিক আছে। अच्छा, तो सर एक बार आप लोग ना ये वाला टॉपिक जो है, मैंने ये वाला जो चैप्टर है, मैंने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने कवर करने का पूरा कोशिश किया। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट में आप लोगों को लगता है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो मुझे एक बार जरूर पूछ लेना सर, ठीक है? या ग्रुप में सवाल करना, मैं ग्रुप में भी बताऊंगा, मैं आजकल थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ग्रुप में एक्टिव होने का, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं, वायलेशन पेनल्टीज वगैरह दिया हुआ है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना। क्या मैं लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करूं या कल स्टार्ट करूं? कल करते हैं, না না, করো हैं? করে করো দেবো? দাদা। ওরে বাবা, তো হ্যাঁ, দাম তো, এরকম এনার্জি তো আমি আগে কখনো দেখিনি। কি ব্যাপার কি? 19 তারিখে টাইমটা এক্সাম আমার আছে ওই জন্য। হ্যাঁ, এক্সপায়ারিটা এসে যাচ্ছে না। তোর এক্সপায়ারি চলে আসছে, তুই এক্সপায়ার করে যাবি? না না মানে আমার expiry- না না, এখনো অনেক বাঁচবি বাবা, আমার আমার আয়ু লেগে যাক তোকে। अच्छा, देख देख सर, अच्छा ये देखिए सर, ये एक चैप्टर है, इसको लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये एकदम प्योरली लॉ है। लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है ना, एकदम प्योरली लॉ है। मैं हल्का स्टार्ट करता हूँ, बाकी डिस्कशन कल करूंगा। ये जो पूरा मार्केट है ना सर, इस पूरा मार्केट को कौन चलाता है? इसको चलाने के पीछे
क्या लीगलिटीज हैं, कौन सा ऐसा एक्ट है जो इस पर्टिकुलर मार्केट को चलाता है। तो बेसिकली आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सभी कोई सेबी का पढ़ाई कर रहे हो ना, एनआईएसएम का। तो ये जो एनआईएसएम का पढ़ाई जब आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग ऑब्वियसली जानते हो कि ये एनआईएसएम किसका है। एनआईएसएम सेबी का है। हेलो, तो ये बात तो सबको पता चल गया कि एनआईएसएम और कुछ भी नहीं, ये सेबी का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना। सेबी का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर तो फिर एक बात तय है कि सेबी ऑब्वियसली इस पूरा खेल को संभालता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ बातें। अगर किसी को मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में नॉलेज गैदर करना हो, ये मैं नॉर्मली कंपनी लॉ के क्लास में दिखाता रहता हूँ, या सिक्योरिटी लॉ का जो सीएस वाला क्लास होता है उसमें दिखाता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ। अगर किसी को भी ये जानना है कि कौन सा कंपनी मार्केट में आ रहा है, ठीक है, फाइलिंग किया है, अप्रूवल सेबी का मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताता है। लेकिन अगर आपको सच में जानना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सा म्यूचुअल फंड आने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, ये देखो सर, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई ड्राफ्ट आया कि नहीं है, सब कुछ इधर आता है। तो कल के ये सब क्वेश्चन করেছিল নাকি মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইএফ এসআই থেকে? এখান থেকেই ছিল স্যার। এখান থেকেই ছিল। नहीं, कल तौथा ने म्यूचुअल फंड में अच्छा परफॉर्म किया सर। तो तौथा मेरे को बता रहा था कि ये सब जगह से अच्छा खासा सवाल भी किया था। तो तौथा ने ऑलरेडी और मतलब আরেকটু হলে 100 পেজে তো 93 পেয়ে গেছে। ঠিক আছে দাদা, নো ইস্যু। ইকুয়েশনও থাকে দাদা, এই চ্যাপ্টারটা থেকে 15 নম্বরে কোশ্চেন করে। তো সবসময় যেরকম ভাবি সেরকম কিছু থাকে না, কি ওখান থেকে 15 করবে, কখন কোথা থেকে করবে কেউ জানে না, ডিটেলসে পড়ো। ঠিক আছে, মানি কি মার্কেটে কিছু অ্যাজাম্পশন আছে কি এখান থেকে এত করতে পারে অত করতে পারে, বাট অলওয়েজ এরকম ফলো হচ্ছে না, তোরা নিজেরাই বুঝতে পারবি। স্যার ওই আলাদা আলাদা সেটের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, পুরো ডিপেন্ড করে সেটের উপরে, কোনো ভরসা নেই, তোর ভাগ্যে কি সেট জুটবে নিজেও জানিস না। এই জন্য পুরো চ্যাপ্টার ভালো করে পড়, এই একটা চ্যাপ্টার থেকে 15 আসবে এরকম কোনো গ্যারেন্টি নেই। এইসব বোকামোগুলো করিস না, প্রফেশনাল লেভেলে এইসব বোকামো একদম করবি না। আচ্ছা দেখো, मैं जस्ट एक और भी चीज Clearing बताता हूँ। operation हाँ কি আছে? ওই যে স্যার 15 নম্বর ওইগুলোতে হয় না, কারণ দেখলাম স্যার ক্লিয়ারিং অপারেশন থেকে 15 নম্বর তো দূরে কথা, 2 নম্বরের মনে কোশ্চেন বানাইনি। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो सोच है ना, कुछ यूट्यूबर है, मैं कोई कोई मुझे बोलता है कि यूट्यूब में से करके बता के रखा है। अरे देखो सर, यूट्यूब का क्या है ना, वो लोग आपको थोड़ा सा लालची करके दिखाता है ताकि आप लोग थोड़ा इजी हो जाओ, लेकिन रियलिटी और लालची दोनों में फर्क है। आप लोगों को थोड़ा इजी करके ऐसा बताता है, हाँ हाँ सब हो जाएगा। अरे भाई सब हो जाएगा आप करने से होगा, किसी के बताने से ना, तो मेरे बताने से होगा ना तो किसी और के बताने से होगा। आप पढ़ोगे तो आपका होगा। अच्छा देख, सेबी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कि ये जो पूरा मार्केट में जितना कंपनीज आता है, जैसे अगर आप पब्लिक इशू में देखो, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद सेबी, जैसे जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रहा है ना, वो भी अपना सारा डिटेल्स इधर ही जमा करते हैं। ये देखो, अब जुलाई 31 में लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है, क्या यथर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर बोल के कंपनी है, उससे पहले सेमको गोल्ड आया था, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है, उसका प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ है सर, ठीक है, ये बैंक अच्छा काम करेगा। न्यू टेप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसका भी प्रोस्पेक्टस आ गया। तो अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्रोसेस में है या लिस्टेड होने के लिए फाइनल ऑफर मिल गया है, ठीक है, तो सारा सारा खेल से भी बताते हैं, सारा खेल से भी बताते हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले ना, सेबी के साइड में थोड़ा घुमा फिरा करिए, आपको हर चीज का अपडेट सबसे पहले मिलेगा और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा, ठीक है। यूट्यूबर से भी पहले पता लग जाएगा, ठीक है, आप लोग भी यूट्यूबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो सर, डेफिनेशंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। अब मैं तो बार बार आप लोगों को सेबी चिल्ला रहा हूँ, बट सेबी से पहले ना इंडिया में ये स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए ये वाला एक्ट चलता था, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956।
ठीक है, ये वाला एक्ट पहले था, उसी एक्ट को धीरे धीरे और मॉडिफाई किया गया, फिर सेबी को अलग से लाया गया 92 में। तो इसलिए सेबी का फंक्शन तो जानना ही है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव मार्केट, ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड कुछ रिकमेंडेशंस है बड़े बड़े लॉयर्स का, एलसी गुप्ता कमिटी, जो कमिटी फॉर्म होता है ना किसी डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए, एंड डॉक्टर JR वर्मा कमिटी रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट है जो NISM आपको पढ़ाना चाहता है। तो चलो देखते हैं कि क्या पढ़ाना चाहता है। The trading of derivative is governed by the provisions contained in the Security Contract Act 1956. इस पूरा मार्केट को सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोला जाता है? सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिंपल, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है किसको हो सर? कंपनी को, देश को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का बात करता है। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी गार्ड है? अरे नहीं रे बाबा, सिक्योरिटी माने शेयर, सिक्योरिटी माने डिवेंचर, सिक्योरिटी माने बॉन्ड, सिक्योरिटी माने प्रेफरेंस शेयर। ये सब आप लोग बचपन में, जो लोग अकाउंटेंसी पढ़े हो उनको भी पता है, जो लोग कॉलेज लेवल में भी पढ़ाई किए उनको भी पता है, बेसिक लेवल स्कूल लेवल में भी पढ़ाया जाता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर के बारे में। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है सब। कंपनी को चाहिए होता है पैसा, सिंपल बात है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल। अब कैपिटल तेरा कितना नाम, कभी शेयर के नाम पे बिकता है, कभी डिवेंचर, इसको ये लोन हो गया। शेयर का कैरेक्टर अलग है, शेयर का कैरेक्टर अलग होता है। इक्विटी शेयर, शेयर माने इक्विटी शेयर, डिवेंचर का कैरेक्टर अलग है, ये एक लोन है। बॉन्ड, ये भी लोन है। प्रेफरेंस शेयर हाइब्रिड मॉडल का होता है। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में जैसे आधा नर है आधा नारी, माने अर्धनारीश्वर, तो जैसे आपको समझना है, ये आधा डेप्ट है आधा इक्विटी। हाँ सर, समझ रहे हो सर? आधा डेप्ट है आधा इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर। हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? ना ना ना, प्रेफरेंस शेयर क्यों डेप्ट इक्विटी का मिक्स है, ये पूछना चाहते हो? না না हाँ? জানি স্যার হ্যাঁ জানি আমি ইন্টারেস্ট রেট ফিক্স থাকে আচ্ছা বল বল, কেন কেন হাইব্রিড বলে তাহলে? হাইব্রিড হচ্ছে এক তো যারা প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার থাকে তাদের ভোটিং রাইট থাকে না ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের মতো, ঠিক আছে। আর ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের মানে ডিভিডেন্ড দিতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, তবে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড রেটটা ফিক্স থাকে, ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের থাকে না। আর প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে আবার ওই কিউমুলেটিভ, নন কিউমুলেটিভ, রিডিমেবল, নন রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার গুলো থাকে। কিন্তু হাইব্রিড কথাটা কেন এলো সেটা তো বোঝা 2 সেকেন্ডে। কারণ মানে ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের আগে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের দিতেই হবে এরকম ব্যাপার বলে, মানে ওই কারণ ডেটের মতো, ডেটে যেমন মানে বিজনেসে প্রফিট হোক না হোক আমাকে ইন্টারেস্টটা পেড করতেই হবে, সেরকম যদি বিজনেসের যদি কোনো ট্রাভেল হয় তাহলে বাকি আউটসাইডারদের দেওয়ার পরে এদেরকেও মানে ওদের ইয়েটা পে করতেই হবে, ওদের ইন্টারেস্টটা, তারপরে গিয়ে তো ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের। কথাগুলো সব ঠিকই বলছিস, কিছুই তুই ভুল বলছিস না, সবই তোর একদম পারফেক্ট আছে। কিন্তু এই হাইব্রিড নেচারের পেছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে, খুব ছোট্ট একটা গল্প আছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে, এটা অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল ডিসকাশন, এফএমএ খুব ডিটেলসে চর্চা করতে পারি। ডেটটা সবসময় ট্যাক্স দেওয়ার আগে দিতে হয় আর প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের ট্যাক্সের পরে দিতে হয়, কিন্তু রেট দুজনের ফিক্সড থাকে। चलो, चौथा ने सही बात कर दिया कि हाइब्रिड क्यों है। माने मैं जब बात कहा हाइब्रिड, तो एक बात तो क्लियर है ना सर, हाइब्रिड का जब मैंने आवाज उठाया तो मैं बोला कि प्रेफरेंस शेयर हाइब्रिड होता है, तो मैं इसीलिए पूछा कि क्यों हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड होने के पीछे इसका ऑब्वियस बात है कि मैं 2 कैरेक्टर को लेके बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोला ना, ये नर भी है ये नारी भी है, तो डेब्ट प्लस इक्विटी, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर डेब्ट का कैरेक्टर होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि ये बात दोनों ने बताया, नॉंदन ने भी बताया और तौथा ने भी बताया कि दोनों का इंटरेस्ट फिक्स्ड है। यानी बिजनेस में अगर कोई डिवेंचर या लोन प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें भी जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सिमिलरली एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसे भी फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस नजर से देखो तो डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर मैच करिए। लेकिन द क्वेश्चन इज सर,
प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी नेचर का क्या कैरेक्टर देखने को मिला? सर इक्विटी का जो मेन कारण है, नेचर है, दैट इज सभी के सभी मतलब पार्टिसिपेंट्स का जो भी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, सबके लास्ट में इक्विटी वाले को पैसा मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल चेन चेक करोगे, फाइनेंशियल चेन माने किसके बाद किसको पेमेंट मिलता है, इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर आप, मैं एक छोटा सा समरी पॉइंट से बताता हूँ, जैसे ये टाटा मोटर का डेटा है, बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस किया, है ना, तो रेवेन्यू से जब कॉस्ट माइनस हुआ तो हमें मिल गया EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, बट इस प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माने अमोर्टाइजेशन एक्चुअली इंटेंजिबल्स का होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा टाइप का जो एसेट्स होता है ना, उसका इंटेंजिबल्स का अमोर्टाइजेशन होते हैं, और जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसका डेप्रिसिएशन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इस प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह छुपा हुआ है। इसके बाद यहाँ से डेप्रिसिएशन को हटा दो, माने एसेट से जो डेप्रिशिएट होगा एवरी ईयर, एसेट का वैल्यू तो एक दिन में नहीं मतलब माइनस नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता है। तो जैसे ही आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हट जाएगा, उसके बाद आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, जिस प्रॉफिट को कहते हैं PBIT और EBIT, एक ही बात है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान से सुनना, अब खेल चालू होता है। जब बिजनेस ने अपना प्रॉफिट कर लिया, पहला पहला प्यार सर पहला पहला प्यार क्यों सर, प्रॉफिट है बाबा। तो जब बिजनेस को पहला पहला प्यार या प्रॉफिट मिला, EBIT या PBIT, इसके बाद इसको देखो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये डेब्ट का इंटरेस्ट है, या डिवेंचर का इंटरेस्ट है, या बॉन्ड का इंटरेस्ट है, या लोन का इंटरेस्ट है। तो बिजनेस अपने पहला पहला प्यार से सबसे पहले बैंक वाले का, डिवेंचर वाले का, इनका अमाउंट चुकाएगा। इसके बाद बिजनेस को एक प्रॉफिट मिलता है जिसको PBT और या EBT बोलते हैं। इसके बाद इसे एक इनकम आता है, इस इनकम से वो टैक्स पे करता है, PBT से वो टैक्स पे करेगा। टैक्स पे करने के बाद, यहीं पर खेल है सर, टैक्स पे करने के बाद इनको जो इनकम बचेगा ना, टैक्स पे करने के बाद सबसे पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी होल्डर का है। ये बात तो दोनों ने सही बोला, मतलब नंदन ने भी इस पॉइंट को उठाया था कि सर इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलता है। यस यू आर राइट सर, लेकिन इक्विटी के प्रेफरेंस के अंदर इक्विटी का नेचर है, इसका एक ही प्रमाण है, प्रमाण नहीं है कि सरकार को टैक्स देने के बाद भी प्रेफरेंस को मिलता है, दैट इज इट्स आफ्टर टैक्स आइटम। इसीलिए इसके अंदर इक्विटी वाला नेचर है, इक्विटी को भी टैक्स देने के बाद ही पेमेंट मिलता है। इवन अगर बिजनेस में प्रेफरेंस वाले हैं तो प्रेफरेंस को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड है उसको देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी का होगा, और उसको जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर भी मिल जाएगा। और डिवेंचर का कैरेक्टर कैसे आ गया प्रेफरेंस के अंदर, क्योंकि वो बिफोर टैक्स आइटम है, प्रॉफिट करने के बाद सबसे पहले डिवेंचर वाले को ही देना पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है, प्रेफरेंस को तो इधर नहीं मिलता सर, प्रेफरेंस को यहाँ नहीं मिलता, ये जो प्रेफरेंस को डिविडेंड या इंटरेस्ट का बात हो रहा है इधर नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस को फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है जो कि एक डिवेंचर के तरह ही हो गया फिक्स्ड। जैसे डिवेंचर होता है 10%, 12%, है ना, 15%, सिमिलरली प्रेफरेंस वाले को भी वैसा ही 10, 12, 15% फिक्स्ड होगा, जो भी होगा फिक्स्ड होगा। इक्विटी वाले को फिक्स नहीं मिलता, कंपनी का ज्यादा बचेगा तो ज्यादा, कम बचेगा तो कम। अगर कुछ नहीं बचेगा तो इक्विटी को क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। अगर कुछ नहीं बचेगा तो इक्विटी को क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं मिलेगा सर, लॉस होगा तो क्या मिलता है इक्विटी को, कुछ नहीं। तभी तो शेयर मार्केट में आपका पूरा पैसा भी बेकार हो सकता है, लेकिन बिजनेस देख के इन्वेस्ट करो तो फिर ये दिक्कत नहीं होता है। आशा आशा करता हूं कि बात समझ में आ गया सर। हेलो কি ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো?
হ্যাঁ স্যার। এটাই কারণ বেসিক্যালি, বাকি তোরা যা জানিস ঠিক জানিস, मतलब हाइब्रिड इसीलिए है और कुछ नहीं। अच्छा देख सर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ये जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद एक एक्ट जरूरत था। The act aims to prevent undesirable transactions in security. It governs the trading of securities in India. The term securities has been defined in section 2 subsection H of SCRA, माने Security Contract Regulations Act, उसके अंदर बोला गया है सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी के बारे में मैं बात कर रहा था ना सर, तो इसके बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही बोला गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर, स्क्रिप्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक। डिवेंचर स्टॉक क्या है? डिवेंचर स्टॉक इज लाइक अ शेयर को मॉर्गेज रख के जब किसी को लोन मिलता है, यानी कंपनी क्या करता है, किसी के पास शेयर है तो वो क्या करते हैं, उसका शेयर किसी के पास मॉर्गेज कर दिया, बदले में उसको लोन दे दिया, तो उसको डिवेंचर स्टॉक कहते हैं। मैंने एक्चुअली लोन ही है, बट क्योंकि शेयर को मॉर्गेज करके हो रहा है इसलिए डिवेंचर स्टॉक। ये भी एक तरह का बड़ा ही पॉपुलर काइंड ऑफ मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। हाँ बोलो सर। প্লেজিং মতো। हाँ प्लेज, ठीक है, मतलब जैसे शेयर के अगेंस्ट में लोन नहीं मिलता, হ্যাঁ হ্যাঁ। कुछ उसी तरह का बात है। जैसे आपके पास अगर अच्छा शेयर है, बैंक आपको लोन दे सकता है ना, तो आप शेयर को मॉर्गेज करके लोन ले रहे हो, तो इसी तरह से डिवेंचर स्टॉक क्या है? इट्स अ लोन कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय ए कंपनी और पब्लिक बॉडी स्पेसिफाइंग एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न बोरोड फंड्स and pay interest secured by all or part of the company's property. Certificate specifying the amount of stock with coupons for interest attached and usually issued to the lenders. जो कंपनी को उधार देते हैं और बदले में अपना शेयर को मॉर्गेज करते हैं, कंपनी अपना शेयर मॉर्गेज करके लोन ले लेता है लोगों से, ठीक है। मैं कभी डिस्कस कर लूंगा डिटेल्स में। कंपनी क्या करेगा, अपना शेयर मॉर्गेज करेगा और बदले में लोन ले लेगा। इट्स लाइक दैट, इसको डिवेंचर स्टॉक बोलते हैं। मैंने जब अगर बाई चांस कंपनी रीपे नहीं कर पाया तो कंपनी उसको शेयर दे देगा, और इस तरह। अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये सभी मैटर को मतलब डेवलप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबके पीछे क्या है? पैसा है, पैसा। ये सब नाम के पीछे क्या है? पैसा। ये सब नाम नहीं है, ये सब पैसा का सोर्स है, इसलिए इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। ये सभी के पीछे पैसा छुपा हुआ है। डेरिवेटिव जो आप लोगों का एकदम चाहिदा टॉपिक है सर। पूरा मार्केट जो चलता है ना, स्टॉक मार्केट जो चलता है, ये पूरा डेरिवेटिव से ही तो चलता है। और कौन चलाते हैं मार्केट को? मार्केट का जो डेली का जो हार्टबीट है वो डेरिवेटिव है। अगर ये डेरिवेटिव ना होता, भले ही 10 में से 9 लोग फेल हो रहा है, आज का हिसाब जो देखो मार्केट का 10 आउट ऑफ 9 माने 100 में से 90 लोग फेलियर है ना? 100 में से 90 लोग फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेरिवेटिव मार्केट में? प्लीज टेल मी। হ্যাঁ স্যার। ओनली 10% लोग सक्सेस है, प्रॉफिट कर रहे हैं, ओनली 10% लोग, बट 90% फेल है। बट फिर भी यही मार्केट का हार्टबीट है, डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है डेरिवेटिव क्या है, आइडिया लग भी गया है, आगे और लगेगा। तो इसमें डेरिवेटिव मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, आप इक्विटी समझ जाओगे ना, धीरे धीरे ये सब भी समझ जाओगे। करेंसी, कमोडिटी, बस थोड़ा सा करेंसी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो जानना है, कमोडिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना है, इंटरेस्ट रेट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना है। मजा का बात बताऊं मैं आपको, NISM में ये जो 5 डेरिवेटिव देख रहे हैं ना आपको, 5 नहीं 4, ठीक है, ये चारों सीरीज का एग्जाम होता है। मेरा रेफर आप लोगों को एडवाइस रहेगा सर, अच्छे से इक्विटी डेरिवेटिव क्रैक करो, मार्केट में अपना जगह स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट का भी नॉलेज एज वेल एज लाइसेंस ले लो सेबी से। सर क्यों, क्या फायदा? सर स्टॉक मार्केट में बहुत फायदा, खुद के लिए भी। अगर आप नहीं चाहोगे कि सर नहीं मुझे करेंसी कमोडिटी में काम नहीं करना है, मत करो, बट आपके पास रहेगा, आपका CV बूस्ट रहेगा, आपका अलग लेवल का पहचान बनेगा। और उससे भी बड़ी बात, जब आप पैसा वाला बन जाओगे ना, आप इक्विटी छोड़ के ना ये करेंसी कमोडिटी के पीछे भागोगे।
काफी पैसा बनाते हैं सर, और कभी कभी किसी किसी केस में थोड़ा लेस रिस्की भी माना जाता है, ठीक है, इक्विटी से भी लेस रिस्की है, लेकिन हाँ थोड़ा पैसा का जरूरत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, দাদা ভাই এক্সামের যা দেখছি তো ভয় লাগছে। হ্যাঁ তুই ভয় পা, ভয় পেয়ে পেয়ে মানে একটাই তো জীবন, যদি একটা জীবনকে এতই ভয় পেলাম আমরা, তাহলে আর কি দরকার না আছে ভয় জীবনটা। পাচ্ছি না, ভয় পাওয়ার ব্যাপার না, মানে দেখছি রেজাল্টটা একই ধরনের আসছে তো, আর যে এরা অনেক দিন থেকে পড়ে আছে আর আমি তো অন্য লাইনে ছিলাম, ওই জন্য। বেশি লোকের দিকে তাকাস না, কিছু কিছু গাধা আছে ভালো করে প্রিপারেশন করে না, ঠিক আছে, সব গাধার দিকে তাকালে বাকি পেছনের গাধাগুলো ভুলভাল করবে, নিজেরটা নিজে বোঝ, ঠিক আছে, আর বেশি গাঁট ছড়া বাঁধার দরকার নেই, এর সাথে গাঁট ছড়া ওর সাথে গাঁট ছড়া, নিজেরটা নিজেকে বুঝতে হবে। তুই পড়, প্র্যাকটিস কর, ঠিক আছে, কে ফেল করলো কে পাস করলো, যে পাস করলো তার থেকে ইন্সপিরেশন নে, যে ফেল করলো তার থেকে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে নে, কিন্তু ভয় পাস না, ভয় পাওয়ার কি আছে, হ্যাঁ, কোনো পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করতে যাবে কি? বলো বলো। স্যার আমি লেটেস্ট কোয়েশ্চেন পেপার গুলো পাওয়া যাবে না, মানে যে এই বছরের পরীক্ষা? না না না, পাওয়া যায় না, এসব রিলিজই করে না। না কারণ ওইগুলো তো প্র্যাকটিস করছি, মনে হচ্ছে যেন ফুল কনফিডেন্সের সাথে যে সব করে ফেলবো, কিন্তু সব যদি তার কথাবার্তা শুনে তখন টেনশন এসে যাচ্ছে। আরে এত ভাবিস না, ভালো করে ক্লাসগুলো শোন, ভালো করে কোশ্চেন যেগুলো করেছিস সেগুলো প্র্যাকটিস কর। আর ওই যেরকম বললাম, আরে সম্পদ তো পাস করে গেছিল, ও যদি ভুলভাল করে অতিরিক্ত করে আসে, নেগেটিভ মার্কিং আছে না, তো নেগেটিভ মার্কিং এ তো একটু বুঝে করতে হবে, যে ও তো নাহলে 62 না 63 পেয়েই গেছিল। হাইয়েস্ট কিন্তু এখনো পর্যন্ত দাদা এনআইএসএম এ এখনো পর্যন্ত হাইয়েস্ট আছে ডেরিভেটিভে কত, 85 না 86, ভাব তুই 85 86 হাইয়েস্ট পেয়েছে, মানে চারটিখানি কথা। ভাই পেয়েছে, ভাইও ভালো পেয়েছে। গোপী কত পেয়েছিল? গোপী পেয়েছিল মনে হয় 78 না 80 এরকম কিছু, হ্যাঁ 78 না 80 পেয়েছিল, ভাইও গোপী ভালো পেয়েছিল। তোরাও পারবি, চিন্তা করিস না। গোপীর আগে আরেকটা ছেলে ছিল না, সুমিতের বোধহয় মনে আছে, যে এখন ইয়েস ব্যাংকে আছে, বুঝলি তো, হ্যাঁ তখন প্রথম প্রথম এনআইএসএম পড়াতাম আমি, কি নামটা, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রজি আমারই মতো না, ও ও তো প্রথমে ক্র্যাক করলো, মিউচুয়াল ফান্ড ক্র্যাক করলো, ডেরিভেটিভ ক্র্যাক করলো, ও কিন্তু ফার্স্ট চান্সে ভালো করেছিল, 80+ দুটোতেই, মিউচুয়াল ফান্ডে আর এটা তো, কেন হবে না ভাই, সবার হবে। একটু চ্যালেঞ্জিং নো ডাউট, কিন্তু তার মানে এটা নয় কি আনঅ্যাচিভেবল কিছু না, ঠিক আছে? তারপরও আরো দু একজন করেছে, মার্কস গুলো মনে নেই, কিন্তু পারবি পারবি, সবাই পারবে। अच्छा देख सर, देख डेरिवेटिव का आइडिया लग गया सर। सर यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट issued by any collective investment scheme to the investor in such units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investor in such scheme, মানে बेसिकली दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंड्स, ठीक है, जहाँ यूनिट काम करता है, जैसे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या इंस्ट्रूमेंट, जैसे मानो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, उनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट बनाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी यूनिट बनाया जाता है, तो उसके थ्रू से भी आप पेमेंट करते हो। सिक्योरिटी रिसीव्ड एज डिफाइंड इन क्लॉज 8G ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये सब प्रोडक्ट का नाम है। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड में यूनिट बोलते हैं सर, ठीक है, इसके लिए म्यूचुअल फंड के क्लास अगर आप लोग करोगे तो वहां पर म्यूचुअल फंड का डिटेल्स चीजें सिखाया जाता है, जो लोग ऑलरेडी किए हो उनको पता होगा, जो नहीं किया वो बाद में कर सकते हो। The units or any other such instrument issued to the investors under any mutual fund scheme, securities do not include any unit linked insurance policy, हाँ उसको बाहर रखा जाता है, आजकल ना यूलिप बोलते हैं इसको, यूलिप को बाहर रखा जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट भी बन गया सर, HDFC का, ICICI का। এলআইভি তো বিশাল বড় প্রোডাক্ট আছে ইউলি।
ये सर ये वाला यूलिप प्लान, ठीक है, दिस इज नॉट कम अंडर द सिक्योरिटीज। हाँ, यूलिप इसके अंदर नहीं आता है। यूलिप क्या है? किसी म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा हुआ एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, वो अलग है, वो यूलिप अलग चीज है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान माने आप बेसिकली पेमेंट करोगे, प्रीमियम भरोगे, आपका प्रीमियम म्यूचुअल फंड में जाएगा और उसका एक इंश्योरेंस बेनिफिट भी आपको मिलेगा, बट उसको इधर नहीं रखा गया है सर, ठीक है, उसको इधर नहीं रखा गया, इसीलिए बोला कि सिक्योरिटीज डू नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और स्क्रिप्ट्स और एनी सच अदर इंस्ट्रूमेंट और यूनिट by whatever name called which provides a combined benefit of risk of the life of the person and investment by such person that issued by an insurer referred to is clause 9 of section 2 of insurance act। एक्चुअली ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होता है, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो जाता है, इसीलिए उसको सिक्योरिटीज के अंदर काउंट नहीं किया जाता। अगर इंश्योरेंस का मैटर है तो फिर उसके लिए IRDA सामने आ जाएगा, ठीक है। बाकी any certificate or instrument by whatever name called issued to an investors by any issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt and receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। इसके साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं, सरकार का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत पसंद करता है सर। जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है ना सर, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। ये देखो, ये तो फ्लेक्सी कैप है, मैं आपको एक डेब्ट फंड दिखाता हूँ। जैसे ये पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। अब इस फंड का एलोकेशन देखो सर, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देखो, ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड दिया है, ये सारा फंड किधर पैसा लगा है देखो, सब सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड, सॉरी सोवेरिन डिपॉजिट, सब सरकारी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लुक एट पंजाब गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, सब इंटरेस्ट रेट भी दिया है। मैंने सरकार को पैसा चाहिए होता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से ये सब जगह में पैसा चला गया। देख पा रहे हैं सर आप लोग? जो डेब्ट फंड होता है ना, या सिक्योर फंड माना जाता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, इसमें फेलियर का चांसेस बहुत कम है, बट रिटर्न लो है, ठीक है, हार्डली 8%, 8.5%, 9% रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, बट आपका पैसा सेफ माना जाता है काफी। यस बोलो, कुछ कहना चाहते हो? কিন্তু আবার ডেট ফান্ডের উপর আবার ইন্ডেক্সেশনের বেনিফিটও তুলে দিয়েছে মানে ট্যাক্সেশনের ক্ষেত্রে। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो तो है, वो टैक्सेशन पार्ट आएंगे बाद में। 56 से 57% इन्वेस्टमेंट किया है पूरा, मैंने टोटल जो फंड है इनके पास, ये जो पराग पारिक का फंड मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें कितना फंड इनके पास है देखो, करीब 1200 करोड़ का फंड है ये। 1200 करोड़ में से 57% सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, बाकी कुछ FD वगैरह में है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह भी एक बहुत फेमस मतलब सिक्योरिटी है। ये सब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर, इसको संभालने के लिए लॉ का बहुत जरूरत है। एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज including onshore rupee bond issued by multinational institutions like Asian Development Bank, International Finance Corporations, इनके थ्रू से भी अगर कोई बॉन्ड वगैरह मार्केट में आते हैं ना, इसको ऑनशोर बोलते हैं, ठीक है। राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, ये सारे चीजें आ जाता है सिक्योरिटीज के अंदर, और इसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 सब मिलके काम करते हैं, ठीक है। सेबी क्या काम करते हैं, कैसे संभालते हैं, इसका थ्योरेटिकल लीगल मैटर में कल के क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इजी है ये चैप्टर, इजी है, ज्यादा माथा नहीं खाएगा, बट एक बार डिस्कस कर देंगे, उसके बाद अकाउंट एंड टैक्सेशन की बात करेंगे, फिर खत्म, और कुछ नहीं है। उसके बाद मैं फिर से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ओके, इतना ही है सर आज, बाकी बात कल करते हैं। হ্যাঁ নন্দন বল, কিছু বললি? ওই যে অনশোর ফান্ড বলে, অনশোর ফান্ড মানে কি, মানে ডোমেস্টিক ফান্ড, মানে ডোমেস্টিক্যালি আমি যদি কোনো ইনভেস্ট করি ওরকম, মানে অনশোর না না,
হ্যাঁ অনশোর অফশোর, মানে অনশোর মানে বেসিক্যালি এটা বেসিক্যালি কিরকম বলবো, যে কারা করছে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন করছে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক করছে। তো যেটা ইন্ডিয়ার ভেতরের নয়, কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে ফান্ড এরা রেজ করতে পারে। কথাটা বুঝতে পারলি? এটা এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইন্ডিয়ার ভেতরের নয়, ঠিক আছে, বাট ইন্ডিয়া থেকে ওরা তুলতে পারে, সেই জন্য ওটাকে অনশোর নাম দিচ্ছে। অনশোর মানে বেসিক্যালি কি, অনশোর কথা বেসিক্যালি মানে কি, মানে মানে জিওগ্রাফিক্যালি অনশোর কথাটা কি কি বলে, মানে তীরকে বলে তো অনশোর নাকি, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি উপকূল বা এরকম কিছু, মানে বেসিক্যালি দেশের বাইরের কনসেপ্ট, কিন্তু দেশও এখানে ইনক্লুড থাকছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট মানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বেসিক্যালি এশিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর জন্য থাকে, তো ওরাও বন্ড ইস্যু করে, সেটারও ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্ডিয়াতে একটা বড় ইস্যু রাখে। আর এশিয়ানের মধ্যে ইন্ডিয়া ওয়ান অফ দি পপুলার, না চায়না তো আছেই, বাট ইন্ডিয়া ওয়ান অফ দি টপ মোস্ট কস্ট স্পট বেসিক্যালি অ্যাকোয়ার করে। তো বিভিন্ন রকমের ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট বানানো হচ্ছে, বেসিক্যালি পয়সার সোর্স অফ ফাইন্যান্স। পয়সা পয়সাই বাত করতা है স্যার। স্যার ঠিক এইগুলোর আছে, মধ্যে ওই হ্যাঁ বল। মধ্যে কি ওই কমার্শিয়াল পেপার, ট্রেজারি বিল, ওই ফ্যাক্টরিং হ্যাঁ 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 সব এগুলো সব ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে ওগুলোও চলে আসে, ওগুলোও চলে আসে। কমার্শিয়াল পেপার, ট্রেজারি বিল তো একদম গভর্নমেন্টের, একদম ট্রেজারি বিল ওই গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ এর মধ্যেই চলে আসে, এই সব জিনিস এর মধ্যে চলে আসে। এই সমস্ত কিছুকে কন্ট্রোল করে সেবি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এসসিআরএ। ঠিক আছে, কালকে বাকি ডিসকাস করি। ওকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। কালকে বাকি ডিসকাস করি, আজকে এতটাই, বাই। আচ্ছা গীতিকা, ক্লাস আপলোড হয়নি, আমি জানি ক্লাস আপলোড হয়নি, আমি করে দেবো আজকালের মধ্যে করে দেবো, সরি। আর বলছি স্যার, আজকে যেটা পড়ালেন এটা কি এনআইএসএম এর মেটেরিয়ালটা থেকে পড়ালেন? হ্যাঁ এগুলো তো এখন তো এনআইএসএ মেটেরিয়াল থেকেই তো আমি কতদিন ধরে করে যাচ্ছি, লাস্ট 1-2 সপ্তাহ ধরে। কিন্তু এনআইএসএম এর মেটেরিয়ালটা এইগুলো পাইনি, কালকের ক্লাসটা আর আজকের ক্লাসটা। মেটেরিয়ালের মধ্যে ছিল না। না। স্যার আমি রোববারের ক্লাসটা নেই স্যার, আমিও সার্চ রোববারে করছিলাম, আমরা রোববার না না করিনি। মানে আমি এখনো আপলোড করিনি, এই কথা বলছো গীতিকা? না না, মেটেরিয়ালটা নোটটা যেটা থেকে পড়াচ্ছেন স্যার। যেটা থেকে পড়াচ্ছি সেটা এনআইএসএম এর মেটেরিয়ালের মধ্যে নেই, আমার সফট কপিটা তো থাকবে, আমি তো ওই সফট কপিটাই পাঠিয়েছি তোমাদেরকে। আর যদি হার্ড কপি কিছু আলাদা কিনেছো ওখানে যদি না থাকে তাহলে সেটা কোনো ইস্যু নয়, আমার সফট কপি থেকে দেখবে। আর কি স্যার এই আজকে যেটা পড়াচ্ছিলেন, হুম স্যার আজকে এটা পড়াচ্ছিলেন ওই অপশনের যে নোটসটা দিয়ে পড়াচ্ছিলেন না লাস্টের দিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ওইটা, হ্যাঁ, ওটা জিরোদার নোট থেকে পড়াচ্ছো। আচ্ছা আমি ওটা আচ্ছা শেয়ার করে ওইটা দেবো, ওটা পাঠাবেন, ওটা নেই, ওটা নেই, ওটা 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 নেই। ওটা আমি শেয়ার করে দেবো, ওটা আমি শেয়ার করে দেবো। আচ্ছা, ওটা আচ্ছা তাহলে ক্লাস পাঠিয়ে দেবেন না রোববারে? আমি আপলোড করবো, 3 দিনের ক্লাস আপলোড করা বাকি আছে, করছি, একটু আসলে টাইম পাচ্ছি না, ম্যামের শরীরটা খারাপ করে গেছে তো, আর ঠিক আছে, ঠিক রাত্রেবেলার আছে, করে দিন, আমি এনার্জি করে দেবো। থাকছে না। আমি করে দিচ্ছি, আমি 2-1 দিনে, আমি আজকের মধ্যে করে দেবো, চেষ্টা করছি আমি করে। ঠিক আছে। অনেকগুলো অনেকগুলো ক্লাস আপলোড হয়নি। ঠিক আছে, রাখি, হ্যাঁ। ঠিক আছে, বাই স্যার। আসলে বলছিলাম তাহলে